उन्जो ने वर्ल्ड मैराथन चैलेंज 2025 जीत लिया है। उनकी कामयाबी को इसलिए सराहा जा रहा है कि वो 8 बच्चों की मां हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी मुश्किल या रुकावट को आड़े नहीं आने दिया और इस चैलेंज पे उन्होंने गाना तो वो था ना 2 बच्चों की मां है, ये 8 बच्चों की मां है माशाल्लाह। इस चैलेंज में 7 दिनों में 7 बड़े आज़मों में 7 मैराथन्स में मुख्तलिफ एथलीट्स ने शिरकत की। ये मैराथन 31 जनवरी को अंटार्कटिका से शुरू हुए और 7 मुख्तलिफ मकामात पर मुनक्किद हुई। केप टाउन इसमें शामिल था, पर्थ था, दुबई था, मिडरेड था, फोर्टालीजा था। मुख्तलिफ पड़ाव के बाद मैराथन का इख्तिताम मियामी में हुआ, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्लेसेस टू विजिट। इस दौरान जितने भी एथलीट्स थे उन्होंने इसमें शिरकत की और इनमें 39 साल स्टेफी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उनकी रनिंग औसत दीगर तमाम खवातीन एथलीट से बेहतर रही। 8 बच्चों की मां है और चैंपियन करार पाई। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, ये जब आ रही है ना, मैं ये कहीं से भी आपको 8 बच्चों की मां नहीं लग रही है। उन्होंने अपने आप को फिट इतना ज्यादा रखा हुआ है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंस्पायरिंग एज वेल। मैं ये कहूँगी कि अपने आप को फिट रखना, मैराथन जो है ना, ये एक तरह से आपकी एक एक्टिविटी के साथ साथ आपको आपकी फिटनेस के लिए इंस्पिरेशन और बहुत इंस्पिरेशन है। वो लोग जो कम से कम ये कहते हैं कि अब तो हमारी जिंदगी खत्म हो गई, अब तो हमारे बच्चे हो गए, तो हम क्या करें? नहीं, आप जिंदगी से बाहर नहीं होते, आप इस दौड़ से आउट नहीं होते अगर आप अपने अंदर जिंदगी को जिंदा रखना चाहते हैं। इट्स ऑल इन योर माइंड। अगर आपका दिल और दिमाग जवान है ना, देन आपकी बॉडी जो है ना आपको फॉलो करेगी। बहरहाल जी, हम आगे बढ़ जाते हैं और ताइवान आपको लिए चलते हैं, जहां पर रिवायती लालटेन फेस्टिवल जो है उसका इनेकाद हो चुका है। फेस्टिवल के दौरान रात के वक्त सैकड़ों लालटेनें फिजा में छोड़ी जाती हैं, जिससे खूबसूरत मंजर पैदा हो जाता है और यही किया गया है यहाँ पर। जस्ट लुक एट दैट, यहाँ पे बड़ी खूबसूरत जो है ना जो इनेकाद है वो मुल्क के शिमाली पहाड़ी इलाके पिंगजी में हुआ और इस मौके पर जो छोड़ी जाने वाली मुख्तलिफ लालटेनें हैं उनके साथ लोगों ने अपनी दिली ख्वाहिशात का भी इज़हार किया। 2-3 बार मैंने भी मुख्तलिफ इंडिपेंडेंस डेज के ऊपर दिली ख्वाहिशात के साथ उनको छोड़ा, वो बस लालटेनें ही गई, ख्वाहिशात तो नहीं चले। अच्छा है, लोगों का बिलीव, अल्लाह करे इनको मिल जाए। लोगों का बिलीव ये है कि आप अपनी ख्वाहिशात, अपनी दुआएं इसके साथ लिख के ऊपर भेजते हैं तो वो डायरेक्ट ऊपर वाले तक पहुंच जाती है और वो आपकी ये ख्वाहिशात जो है ना पूरी करता है। बहरहाल जो भी है, लोगों के बिलीव, ये खूबसूरत मनाजिर जो है ना, एक तरह की एक्टिविटी भी हो जाती है, एक तरह का इनके लिए फेस्टिवल भी हो जाता है और मजे का होता है। बहरहाल जी, अगली खबर क्या है हमारे पास? स्केट बोर्डिंग के हवाले से जितने भी करने वाले हैं उनके हवाले से इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कुत्ते ने आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्केट बोर्डिंग करने वाले ने, ये एक बासलाहियत कुत्ता है जिसका हम तस्करा कर रहे हैं, ओब्वियसली तभी हम तस्करा कर रहे हैं। इसने स्केट बोर्ड पर सवार होकर जो इंसानी सुरंग है, इंसानों की टांगों के नीचे से कहना चाहिए, गुजरते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई। इंसानी सुरंग 40 पीपल वो देर जिन पर मुश्तमिल थी और अपनी टांगे फैलाए खड़े थे और कुत्ता जनाब इनके नीचे से गुजरा। और लुक एट दिस डॉग, इतना हैंडसम, स्मार्ट। एग्जैक्टली, इंसान तो इंसान, अब तो जो जानवर है वो भी रिकॉर्ड्स बनाने पर तुल गए हैं और इनको देखकर ना मुझे एक तरह से जेलसी भी होने लगती है और थोड़ी सी इंस्पिरेशन भी फील होती है कि भाई कर ले आयशा, तू भी कुछ कर ले। खबरें जो है ना लोगों को दिखाते रहते हैं। बहरहाल जी, बहुत अच्छा है। उनके जो ट्रेनर है ना, उनको हैट्स ऑफ हमें कहना चाहिए कि उन्होंने ट्रेन बहुत अच्छी तरह से किया अपने इस कुत्ते को, ये कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका से आपको खबर देते हैं, बंदरों पे चलें, बंदर की बात आपसे। श्रीलंका में इतवार की सुबह एक बड़ी जबरदस्त खबर आई और वही कि पूरे मुल्क में बिजली की फराहमी बंद हो गई और इसका जिम्मेदार नन अदर देन एक बंदर को ठहराया गया है। अब आपको थोड़ी सी हकीकत बताते हैं। श्रीलंका में तकरीबन 11:30 बजे के करीब ये हुआ कि बिजली का एक बड़ा ब्रेकडाउन शुरू हुआ और कई घंटों तक ये ब्रेकडाउन जारी रहा और इस दौरान कई शहरी जो थे वो शदीद मुश्किलात का भी शिकार रहे। हॉस्पिटल्स में ओबियसली इमरजेंसी की सूरत हाल थी, जनरेटर्स पर मुंतकिल होना पड़ा। वो काम के मुताबिक ये जो ब्रेकडाउन है ना, ये जो जनूबी कोलंबो है, साउथ कोलंबो है, वहाँ पे वाकई एक सेलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ग्रिड स्टेशन में खराबी के बायस हुआ। और बाद में क्या पता चला आयशा? अच्छा, बाद में ये पता चला कि 3 घंटों की कोशिश के बाद जो है श्रीलंकन हुकाम, उन्होंने बहरहाल बिजली तो वहाँ पर बहाल कर दी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक बंदर वहाँ पर घुस गया था और बंदर के घुसने की वजह से अब अंदर जाके उसने पता नहीं कौन सी तार को काटा है जिसकी वजह से पूरी श्रीलंका। अच्छा, ये है वो बंदर जिसके हाथ में ये है वो बंदर जिसके हाथ में माचिस नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली, वो आग लगा देगा। इस बंदर की वजह से जो है ना एक पूरे मुल्क की बिजली चली गई। देखिए ना, अब जानवर कहाँ से कहाँ निकल गए। अब एक तरफ वो रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, दूसरी तरफ वो पूरे मुल्क की बिजली बंद कर रहे हैं। श्रीलंकन बंदर और श्रीलंकन हाथी बहुत मशहूर है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप अगर वैसे इस्लामाबाद में भी ट्रेल्स पे जाएं, जो लोग इस्लामाबाद नहीं आए हुए कम आते हैं, तो वहाँ पे भी आपको मोहतात रहना पड़ता है। बंदर बैग उठा के भाग जाते हैं। अच्छा, ये आपने तो अमली मुजाहरा देखते रह गए। मैंने देखा हुआ, मैं कहाँ देखते रह गई? ट्रेल 5 के ऊपर जब हम गए थे। अच्छा हाँ, एग्जैक्टली, ये एक्चुअली हुआ कुछ नहीं था, डर जरूर गई थी। मैंने कहा था कि बंदर ले जाते हैं तो उन्होंने अपना बैग उठा लिया था। वैसे ही हो जाता है ये। वैसे ये वाले मामला ना मैंने इंडिया में देखे, क्योंकि मैं वहाँ पे
गई भी, मैंने विजिट किया है वहाँ पर। हम छोटे होते हैं हमारे सामान उठा के जो है ना वो भाग जाते हैं। आईफोन से नीचे फोन नहीं लेते बंदर, मिनिमम आईफोन लेते हैं। उनसे ट्रेड क्या करनी होती है, उनको ना फ्रूट देना होता है, फिर वो आपकी चीज वापस करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं जी, अगली खबर जी। हाँ, अमेरिकन ब्रांड का जिक्र किया तो अमेरिकी सदर का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। आजकल अजीबोगरीब बातें, बहकी बहकी बातें करते नजर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप गजा को खरीद कर अपनी मिल्कियत के बयान पर कायम है। हवा के बीच में जहाज में बैठे हुए बयान दाग दिया उन्होंने। मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक को इस जमीन के कुछ हिस्से देने पर गौर कर रहे हैं। वो अपने तौर पे खरीद चुके हैं, खरीद बैठे हैं। दुनिया में आई डोंट ये ताकत की दुनिया है, समझ नहीं आती। वो कहते हैं मैं मशरिक़ वस्ता के लोगों से बात करूंगा, जो हुक्मरान है वहां से बात करूंगा, और फलस्तीनियों को वो अपने मुल्क में रख सकते हैं। मतलब गजा को हम खरीद लेंगे। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ही गैर यकीनी सूरत हाल भी है। और सऊदी अरब के हवाले से खास तौर पे फिर जो बेंजामिन नेतन्याहू का बयान है, थोड़ी तफसील आपको बताते हैं। वैसे ट्रंप ये कहते हैं कि हम पैलेस्टीनियंस का ख्याल रखेंगे, उनका कत्ल नहीं होने देंगे अगर ये हो जाता है, क्योंकि उनका ख्याल है। और दूसरी जानिब हमास को, गजा को खरीदने के हवाले से जो हमास है उसने ट्रंप के बयान की शदीद मजम्मत की और कहा है कि फ़लस्तीनी अपनी ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और इससे उन जो ट्रंप हैं या किसी को भी फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन से बेदखल होने नहीं देंगे। जो कब्जे का बयान है ये अमरीकियों ने भी मुस्तरद किया। देयर इज़ अ सर्वे, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसमें 47% लोगों ने ये कहा कि जी हम इसको नहीं मानते, और 13% ने कहा कि ठीक है ये होना चाहिए, और 40% ऐसे थे जिन्होंने कहा कि मतलब मिली जुली राय दीजिए। अच्छा, बात यह है कि अगर ट्रंप ने अपनी कैंपेन के अंदर ये कहा था कि भाई हम आकर दूसरों की जंगों में नहीं पड़ेंगे और हम जो है ना अमेरिका को फर्स्ट रखेंगे, तो अब आकर अगर वो गजा की बात कर रहे हैं, इस तरह से इसराइल और मिडिल ईस्ट के मसले के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पड़ रहे हैं, तो दिस इज समथिंग टू टॉक अबाउट। इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि ट्रंप जो है वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। वैसे बहुत सारे, चूंकि अमेरिकन बहुत सारे मामलों को वैसे समझते हैं, उनको ये देखना होगा कि उनके सदर के ये बयानात एक तो आलमी अमन के लिए खतरा है, और क्या इस सारी सूरत हाल के बाद फिर अमेरिका महफूज रहेगा, चूंकि कद-उका वाकयात तो वहाँ पे भी होते हैं, तो ये यकीनी तौर पर मामला फिर रुक नहीं पाएगा। सो अमेरिकन को खुद आवाज़ उठानी होगी उन फैसलों के खिलाफ जो गैर इंसानी है। और ये ट्रंप का जो डिसीजन है, यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने भी इसको रद्द किया है, हमारे इसाक डार साहब ने भी इसको इससे पहले रद्द किया, प्राइम मिनिस्टर ने भी, और कोई अरब के अंदर भी नहीं मान रहा है इस फैसले के अंदर। सो बड़ा गैर यकीनी सा और एक गैर मंतकी सा फैसला है जो हमें समझ कोई मंतक में नजर नहीं आती इसके। बाबा ने जो ऐलान किया ना, उसके देखना होगा कि क्या रिजल्ट्स क्या आते हैं, लेकिन उनका माइंड हमें पता चल गया कि ट्रंप इस वक्त जो है ना वो क्या सोच रहा है। बहरहाल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जरा हम वापस आ जाते हैं अपने मुल्क में, और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है, लोकल पॉलिटिक्स, उसका जिक्र कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया जी सवाबी में, और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर वहाँ पर मौजूद थे, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर वहाँ पर मौजूद थे, और तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर खान वो भी वहाँ पर मौजूद थे, और काफ़ी गर्मा गर्म तकरीरें की हैं, और फिर इंडिया दे दिया एक मरतबा कि इस्लामाबाद की जानिब मार्च भी किया जा सकता है। ये प्लान है, और इस बार ये एहतजाज काफ़ी शदीद होगा, ये भी कहा गया। जलसे में खिताब में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि रात की तारीकी में मैंडेट चोरी किया गया, अदलिया आज़ाद होगी तो सियासी इस्तेहकाम होगा, सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क की मईशत बेहतर होगी। अली अमीन गंडापुर भी बोले, खिताब किया, उन्होंने कहा कि अगर हमने बदला लेने का सोच लिया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। पार्लियामेंट में बैठकर तुम भी हार गए और बानी PTI जेल में बैठकर जीत गए। अच्छा, जुनैद अकबर साहब जो उन्होंने कहा कि इदारों और अवाम में बहुत बड़े फासले हैं, नहीं चाहते कि इदारों से टकराव हो, ये हुकूमत अवाम के दिलों पर राज नहीं करती है। मजीद कहा कि हम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं और कानून की हुक्मरानी तक हमारी जिदोजहद जो है वो जारी रहेगी। मजीद कहा कि इस दौरान पार्टी में एक मरतबा फिर से इख्तलाफात सामने जो है ना आने की बातें हो रही हैं, उसकी झलक नजर आ रही है। शेर अफजल मरवत साहब जो है ना, उनको ना स्टेज पर बुलाया गया, ना उनको दावत दी गई कि वो आकर तकरीर करें। मैं आम, चूंकि साफी का भी काम होता है, आम लोगों से बात करता है, पल्स शेर अफजल मरवत की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, बाकी किसी भी लीडरशिप जो करंट है उससे ज्यादा। अच्छा, उन्होंने पता है क्या कहा? शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि हम बुरे लोग हैं, हम सिर्फ बुरे वक्त में काम करते हैं। क्या बात है, बड़ा मुझे फील हुआ उनके लिए कि उन्होंने बुरे वक्त में साथ दिया था PTI। अब हमारे साथ एक सीनियर रहनुमा इनके मौजूद हैं, वो अपना मौक़िफ़ देने के लिए शौकत यूसुफ ज़ई साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मिनिस्टर भी हैं, KPK में रहे हैं, उनसे हम जरा राय लेते हैं इस पे। थैंक यू वेरी मच शौकत साहब, आई होप आप ठीक है। सबसे पहले तो बताइए जलसा कामयाब कितना रहा? आप दावा करके गए थे पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, लग पता जाएगा काइंड ऑफ सिचुएशन होगी, पता लगा? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, ये तो हुकूमती नाकामी है, उनका जो प्रोपेगेंडा है वो भी फेल हो गया, आवाम ने इस प्रोपेगेंडे को मुस्तरद किया है। ये कोई बताने की बात नहीं है कि कितने लोग थे। आपको पता है कि जो वहाँ पे ग्राउंड था वो फुल था, स्टेज फुल था, सड़कें फुल थी। अब ये बताना कि जी 5000 थे, 10,000 थे, ये बड़ी अफसोस की बात है। इतना बड़ा तारीखी जलसा हुआ है, और ये कहते थे कि जी 26 नवंबर के बाद तो कोई लोग भी नहीं निकलेंगे इनके लिए, तो लोग तो उसी तरह तैयार हैं, उससे ज्यादा जोश था। अगर उनको हम कहते कि जी डी चौक जाना है, वो डी चौक के लिए भी तैयार थे। तो ये बात करना हुकूमत के लिए सिर्फ मीडिया पर आकर, तो ये लोग कोई बेवकूफ नहीं है, इस हुकूमत को बेवकूफ समझ रहे हैं लोग।
और हंस रहे हैं उनके ऊपर, इनके वज़रा के ऊपर हंस रहे हैं, जाके कहते हैं कि जी 2000 5000 इस तरह की फिगर देना ही अफसोसनाक है। पहली बात तो ये है कि अगर पंजाब हुकूमत में दम खम होता, वहाँ अमन अमान की सूरत हाल ख़राब ना होती पंजाब में, तो जलसा तो मीनार पाकिस्तान में भी होना था, तो फिर इनको पता भी चल जाता। लेकिन वहाँ तो इन्होंने खौफ की वजह से जलसे की इजाज़त नहीं दी। फिर ये कि वहाँ की अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है कराची में, पंजाब के अंदर, वहाँ सिक्योरिटी रिस्क है, जलसा करना, जुलूस निकालना, वहाँ चूँकि बहुत ज़्यादा खतरा है दहशतगर्दी का, इसलिए वहाँ पे इजाज़त नहीं दी जा रही है। अब ये हुकूमत पंजाब एक चीज़ पे अड़े या कहे कि जी अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है, हम सियासी एक्टिविटी की इजाज़त नहीं देते, या फिर ये झूठ भी साथ बोले, तो ये इस तरह नहीं होता है कि बस आप लोगों को बेवकूफ़ बनाएं, एक तरफ जलसा बंद कर दें कि जी सिक्योरिटी रिस्क है, दूसरी तरफ आप कहें कि नहीं अमन अमान की सूरत हाल तो केपी में खराब है। भाई केपी में कैसे खराब है? केपी में तो आप जलसे जुलूस भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पंजाब में आप नहीं कर सकते, इसका मतलब है अमन अमान सूरत हाल आपने इतना खराब कर दिया, महंगाई ऊपर से। तो शौकत साहब, अच्छा ये वाली जो बात है ना, आप जो बात कर रहे हैं कि पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, तो फिर ये जुनैद अकबर खान साहब ने ये रिपोर्ट मांग ली अपने पार्टी अहदेदारों से कि बताएं कौन कितने बंदे लेकर आया था। इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हमेशा जलसे हमारे बड़े बड़े होते हैं, और जो वर्कर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, पता नहीं चलता है कि कौन कितने लोग लेकर आया। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ एक गाड़ी में बैठ कर आ जाते हैं और स्टेज पे तकरीर करके चले जाते हैं। तो ये पहली दफा सजा और जजा का जो सिस्टम शुरू किया है पार्टी के अंदर, हम उनको वेलकम करते हैं, और ये होना भी चाहिए कि जो लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उनकी अहमियत भी होनी चाहिए इसी तरह। तो ये एक अच्छी बात है, हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बड़ा अप्रिशिएट हो रहा है पार्टी के अंदर। ठीक है, ठीक है। तो आपने कहा कि अगर हम उन लोगों को वहाँ पे जो आए हुए थे कहते तो वो डी चौक की तरफ भी चले जाते, हालांकि पिछला तजर्बा कुछ खास अच्छा नहीं रहा था डी चौक जाने का आपका। दोबारा ऐसा हो सकता है, और कब तक हो सकता है कि आप इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें? देखिए, ये प्लान होगा भी तो पार्टी देगी, और इमरान खान के साथ मुशावरत के बाद देगी, और ये भी है कि हम पहले ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द मुमकिन हो सके अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बने, और उसके प्लेटफॉर्म से जो है वो प्लेटफॉर्म भी हम यूज़ करें, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये अलायंस बनने वाला है, क्योंकि हुकूमत की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर सारे काम काज छोड़ के मौलाना फजल रहमान साहब के घर पहुंच जाते हैं, तो जब उनको जरूरत पड़ती है तो फिर वो उन्हें मुंह और कर आते हैं, जब जरूरत नहीं पड़ती है तो फिर ना मौलाना साहब को याद करते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये जिस वक्त मुलाकात हुई थी, इशाया हुआ था असद कैसर साहब के घर में, तब भी ये बातचीत की गई थी कि कोई अलायंस बन सकता है, और काफ़ी कॉन्फिडेंट भी आप नज़र आ रहे हैं। बहरहाल हम ये समझे कि आने वाले दिनों में मजीद जलसे होंगे। जी, जलसे तो अभी होंगे, इसलिए कि अभी तो जो नए सदर आए हैं, मेरे ख्याल से हर रीजन में जलसा होगा, और शायद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो जाए। और ये कोशिश भी हो रही है कि जो हमारी मरकजी लीडरशिप है वो पंजाब में भी जाए, सिंध में भी जाए, बलूचिस्तान में भी जाए, केपी में भी आए। अब इंशाल्लाह ताला कोशिश तो यही हो रही है कि पार्टी मोबिलाइज हो। शौकत साहब, ये शेर अफजल मरवत साहब काफ़ी नाराज़ नज़र आते हैं, ऑफ एंड ऑन ये कंट्रोवर्सी चलती रहती है, इन्हें जलसे में इग्नोर किया गया, सुना स्टेज पे जगह नहीं मिली, ये क्या कहानी है जी? शेर अफजल मरवत जो है बहुत अच्छा लड़का है और अच्छा बंदा है, लेकिन थोड़ा सा जज्बाती है। उस जज्बात की वजह से अपने मुंह पे काबू रखे तो इंशाल्लाह अच्छा है। मेरा तो दोस्त है, और मेरा क्लास फेलो भी है, लेकिन ये कि थोड़ा जज्बाती है, पार्टी डिसिप्लिन से थोड़ा आउट होता है ना वो हमेशा। अच्छा, तो डिसिप्लिन ना तोड़े। बाकी बड़ा बहादुर है, बड़ा नडर है, बोल्ड स्टेप लेने वाला बंदा है, लेकिन ये कि बस अपने मुंह की वजह से कभी-कभी मार खा जाता है। बात सिर्फ शौकत साहब, बात सिर्फ शेर अफजल मरवत साहब तक नहीं है ना, और भी खबरें आती रहती हैं इख्तिलाफात की कि पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हो गए हैं, ये क्यों नहीं खत्म हो रहे इख्तिलाफात? मुझे तो समझ आती है कौन से इख्तिलाफात है, और इख्तिलाफात है कहाँ पर। जितने भी हमारे लीडरशिप है, वो कल के जलसे में वो स्टेज पर बैठी हुई थी, गपशप लगा रही थी, जलसों से खिताब किया। आई डोंट नो कि ये पता नहीं कहाँ से ये शोशाएं छूट जाती है कि जी वहाँ पे जो है ना पीटीआई में इख्तिलाफात है। अगर इख्तिलाफात हैं
तो फिर तो इतने बड़े जलसे नहीं हो सकते थे, ना लोग निकल सकते थे। वो इख्तिलाफात नहीं है। और वैसे भी तारीख इंसाफ में एक चीज मैं आपको बताऊं कि लोग इमरान खान के लिए निकलते हैं, ये मैं आपको बताऊं। कोई ऐसा नहीं है कि हर बंदे की अपनी कोई लीडरशिप है और उसके पास बंदे, ऐसा नहीं है। लोग इमरान खान के साथ हैं, उनकी आवाज पे निकलते हैं। आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंचा, ये पहुंचना ज़रूरी है। आपकी जो राय है, जारी बात है, क्योंकि लोगों के सवाल हैं तो हमने कहा आपके सामने रखें। भी तहरीक इंसाफ क्या सोचती है, हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है। शेर अफजल मरवत अच्छा लड़का है, ज़बान पे काबू रखे, कोट अन कोट एस शौकत साहब सेट, तो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी ना करे, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और बाकी उनके मुताबिक जलसा बड़ा था, हमें लोग नजर नहीं आए, हमें नहीं आए, हमें नजर नहीं आए। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया, शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे और आप उनका मौक़िफ़ जो है ना डेफिनेटली आपने सुन लिया है। अब इख्तिलाफात की जो वो बात कर रहे हैं ना, इख्तिलाफात की बात के ऊपर मेरा पॉइंट ये है कि कुछ दिन के बाद जब चीज़ें सामने आती हैं तो उसी चीज़ को डिफेंड करना भी शुरू कर देते हैं। हमारा एक चीज़ पे इत्तेफाक है और वो ब्रेक है, वो थोड़े से बात ज़रूरी होती है। ब्रेक लीजिए, वापस ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक। बात क्रिकेट की कर लेते हैं, इनफैक्ट इन डिटेल्स कर लेते हैं। क्रिकेट ऑफ एंड ऑन तो हमारे पूरे प्रोग्राम का कहीं ना कहीं हिस्सा बनती रहती है। इस वक्त जो सैफ अफ्रीकी सीरीज़ खेली जा रही है, इसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका हैं। उसका दूसरा मैच जारी है, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। और पहले मैच में ऑल वी नो कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़े मार्जिन से 78 रन के बड़े मार्जिन से हराया। और ग्रीन शर्ट्स बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में नाकाम हुए। आगाज़ बहुत अच्छा था, हमें लगा कि बड़े कम मार्जिन पे हम आउट करेंगे और फिर चेस कर लेंगे, लेकिन फिर चिरागों में वही बात है, फिर चिरागों में रोशनी। अच्छा, अभी तक आपको आदत नहीं हुई है, इसका मतलब है ये कहीं पे भी आगे ना हमारी अनप्रेडिक्टेबल टीम जो है ना, मानो दिल से निकली है, ये दिल से निकली है। बादल जी, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो है ना कौमी टीम का बेहतरीन फॉर्म दिखाना इंतहाई ज़रूरी हो गया और अभी तक हम इंतजार करें कि बेहतरीन फॉर्म दिखा दे हमारी टीम। और इसके लिए सारी नज़रें अब 12 फरवरी का जो मैच होने वाला है ना जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान का, उस मैच पर मरकूज़ हैं। और दूसरी जानिब अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बात करें तो इसके लिए ऐलान करदा कौमी स्क्वाड पर अभी तक तबसरे जारी हैं। बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं। मुतादिद साबिक क्रिकेटर्स की बात कर लें, एक्सपर्ट्स की बात कर लें, उस पर वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको शामिल किया जाना मेरे थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात वैसे जर्सी के ऊपर भी हैं जो ऑफिशियल किट है। ये मेरा ज़ाती एक वो पसंद नापसंद हो सकती है, आपके बकरे एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात है। बिकॉज़ वी लाइक पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वी वांट देम टू थोड़ा सा हमारा है उनसे मोहब्बत वाला रिश्ता भी है, तो इस वजह से खैर हमने इसी पे तबसरा भी लेना। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद होते हैं, को बुलाते हैं मारूफ स्पोर्ट्स एनालिस्ट मुही शाह साहब। और आज उनकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो आज आए हैं, हमारे मेहमान बने, उसके लिए थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अब ये पता नहीं हमारी मोहब्बत आपको खींच रही है पाकिस्तानी टीम की। हाल आपने बुलाया जी तो मैं आ गया और आना भी चाहिए। आजकल आपको पता ही है टॉपिक बड़ा हॉट है। हाँ, बहुत हॉट है। क्या कहेंगे सबसे पहले तो जरा इस पे तबसरा करें। हमने 4 विकेटें बड़ी अर्ली ऑन ले ली और अच्छा लग रहा था बॉडी लैंग्वेज के शायद हम जल्दी कर सकते हैं, लेकिन फिर नीचे 100 हो गया और फिर तबाही हो गई। देखिए इमरान, आप जितना भी इन्वेस्ट करें ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आप अरबों रुपया लगा दें, सबसे मेन चीज़ होती है कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। अगर खुदा न खास्ता यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी, ट्राई नेशन, इसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नहीं ना, लोगों को वो मज़ा नहीं आएगा चैंपियंस ट्रॉफी का। और ज़रूर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया आपने, लाहौर का डेवलपमेंट कदाफ़ी स्टेडियम के किया, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची आपने किया, लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो परफॉर्मेंस है। और कल की परफॉर्मेंस देख के, परसों की, जो हमें ऐसा फील हुआ कि शायद हमारी टीम तैयार नहीं है। शायद होम ग्राउंड पे भी तैयार नहीं है। बात दूसरे मुल्क में होती है तो हम कहते हैं कि जी वहाँ की क्लाइमेटाइज नहीं हुई। अपने मुल्क के अंदर जी लास्ट वीक में आया था तो मैंने आपको कहा था कि बड़ी वीकनेसेस हैं टीम जो सिलेक्ट हुई है, और उस पर हमने बात भी की थी। और एक बात बड़ी खास की थी कि ये जो बाबर आजम को इन्होंने ओपनर खिलाने का फैसला किया है, अब आप देखें ना, बाबर आजम जल्दी आउट होते हैं और आपके की प्लेयर हैं, ये बिल्कुल आपने बात की थी कि सारा प्रेशर सारा मिडिल ऑर्डर पे चला जाएगा और फिर उसको मतलब है सर्वाइव करना मिडिल ऑर्डर के लिए, ये रन्स बनाना, ये खड़े होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एग्जैक्टली वही चीज़ हुई हमारी। ना सिर्फ ओपनिंग वीक नज़र आ रही है, मिडिल ऑर्डर में भी वो स्ट्रेंथ नहीं नज़र आ रही कि आप अगर ओपनिंग नहीं चली तो आप लंबा स्कोर जाके चेस कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। कामरान गुलाम बड़ी अच्छी एग्जांपल है। हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि जो डोमेस्टिक में रन्स करता है, अगर वो फार्मूला है तो डोमेस्टिक में इधर लड़के रन्स कर लेते हैं, बाहर नहीं करते। अब तो इधर रन्स करने वाले लड़के भी इधर रन्स नहीं करे जब इंटरनेशनल टीम्स उनके सामने आती हैं। देखिए मैं सिंपली कहूँगा जी, एक आप जिस तरह साइम अयूब है, वो तो आपका एक टैलेंट है और ज़बरदस्त टैलेंट है। उनको तो उनकी वजह से मैं कहता हूँ, उनको हमने पिछले 1-1.5 साल में जो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए एक्सपोजर उन्होंने लिया, तो उन पर हम ज़्यादा डिपेंड करना शुरू हो गए। सडन
ऑल ऑफ अ सडन वो इंजर्ड हो गए, और ये किसी वक्त भी हो सकता है, आपका कोई प्लेयर भी इंजर्ड हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। लास्ट सीरीज में ही वाज मैन ऑफ द सीरीज, उन्होंने 2 सेंचुरियां बनाई, क्लास की उन्होंने बैटिंग की साउथ अफ्रीका में वनडे में, पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया। लेकिन बात वो ये है कि अगर आपका एक की प्लेयर है तो पीछे ऐसा बैकअप होना चाहिए कि आप कम से कम उसका 100% नहीं दे सकते, तो उसका 80 या 70% तो देना चाहिए। और शाह साहब ये पैटर्न जो है ना नजर आता है, एक टाइम पे जब बाबर फॉर्म में थे तो पूरी टीम उन पे डिपेंड कर रही होती, बाबर पे और रिजवान पे, बॉलर्स के अंदर शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर, अब साइम आए तो सारे साइम के ऊपर करने लगे। एंड अगेन आपकी वाली बात कि वो इंजर्ड हुए हैं तो उसके बाद आपके पास अब कोई भी नहीं है, किसके ऊपर आप रिलाई करेंगे? मतलब आप ओपनर आपने रख लिया एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन, और आपका की बैट्समैन है जो लोगों की नजरों में है कि जी बाबर आजम की विकेट किस तरह लेंगे, उसको किस तरह हम जल्दी आउट करेंगे। अब उसके जल्दी आउट करने का आपने बिल्कुल ओपनर रख दिया, ओपनर में प्रेशर, फिर आप जल्दी आउट करेंगे तो फिर पीछे आपका कोई ऐसा खास बैट्समैन नहीं है, थोड़ी चेंजेस जरूर करनी पड़ेंगी। मैं कहता हूँ अभी भी एक दिन है, आप 11th की शाम तक, ठीक है, आप कोई भी चेंज कर सकते क्या हैं। चेंज आपके ख्याल में बेहतर रहेगा? मैं तो देखिए, मैं समझता हूँ कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर लाजमी एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये एक तो इब्रार है, उन्होंने उस दिन बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, 10-41 को अराउंड रन दिए और बड़ी अच्छी ये बॉलिंग होती है। खासकर आपकी अपनी विकेट्स पे आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर, आप जब न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हैं या आप किसी और टीम के खिलाफ खेलते हैं अदर देन इंडिया स्पिनर में बड़े अच्छे हैं, तो वो जरूरी आप 2 स्पिनर स्पेशलिस्ट खिलाएं। और अगर आप ये समझते हैं कि खुर्शीद शाह और आगा सलमान आपको 10 ओवर मिला के दे देंगे, वो 10 ओवर करेंगे तो सही, फिर 80-90 रन देंगे और वही बात, और विकेट कोई नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी बॉलिंग में इतनी वैरायटी नहीं है जो आपको एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की बॉलिंग में वैरायटी नजर आती है। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। आपने बाबर आजम की बात की कि उसे ओपन नहीं करवाना चाहिए, उनकी जगह बेहतर ऑप्शन फिर क्या हो सकता है, ऑल्टरनेट क्या हो सकता है फखर के साथ ओपन कराने? देखिए, एक तो इनको जेन्युइन ओपनर, जो स्पेशलिस्ट ओपनर होता है, मैंने पहले भी बात की थी कि जी स्पेशलिस्ट ओपनर क्या होता है, उसको पता है कि नए बॉल को किस तरह छोड़ना है और नए बॉल को किस तरह खेलना है। लाइक इमामुल हक, लाइक इमामुल हक, चलें आप इमामुल हक को रखते हैं, कोई और स्पेशलिस्ट है उसको रखते हैं जिसने नया बॉल खेला हो, ठीक है। वो तो अब तो एक मजबूरी है ना, साइम अयूब नहीं है तो आपको मजबूरी है, तो आपको ओपनर को स्पेशलिस्ट ओपनर जरूर होना चाहिए जो सारी उम्र नया बॉल खेलता रहे। और ये देखें, ये 50 ओवर साइड जो होता है, इसमें 25 ओवर में एक साइड से एक बॉल लगता है और 25 ओवर में दूसरी साइड से, मतलब नया बॉल तकरीबन नया ही रहता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही आपको अगर अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, ओपनर आपको 50-60 रन का भी स्टार्ट दे देते हैं, तो उसके बाद आपका एक मतलब बेस स्ट्रांग हो जाता है, उसमें आप फिर आगे जाके लंबा स्कोर कर सकते हैं, चेस कर सकते हैं। अब देखें ना, उस दिन हमें कोई नजर नहीं आया कि पाकिस्तान चेस करने जा रहे हैं, और बड़ी अजीब सी बात। फखर का कमबैक कैसा था? प्रेशर के अंदर उन्होंने अच्छे गालिबन 84 आई थिंक ये स्कोर्ड, और उसमें कुछ अच्छा उनका शॉट्स भी थी। बाबर आजम कुड नॉट मेक इट टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स और इस पे क्या कहेंगे? फखर के कमबैक पे क्या कहेंगे? वो तो बड़ा जबरदस्त है। मैं कहता हूँ आज फखर को कमबैक इन्होंने कराया ट्राई सीरीज में, दे शुड हैव टेकन हिम टू साउथ अफ्रीका, और उसको जिम्बाब्वे में भी इवन खिलाना चाहिए था, क्योंकि यही मसला होता है ना, ऑल ऑफ अ सडन आप आके चेंजेस नहीं कर सकते। जो प्लेयर्स आप कैरी करते हैं, आमिर जमाल को आपने कैरी किया, जानदाद खान को आपने कैरी किया, सुफियान मुकीम को आपने कैरी किया, ऑल ऑफ अ सडन आपने नए प्लेयर लेके आ गए, आप राना फहीम को ले आए, आप खुशदिल शाह को ले आए, तो इस तरह जो है ये डिस्टर्बेंस होती है टीम का, जो आप एक रिदम सेट हुआ होता है। अब नए प्लेयर आने से वो आपको बिल्कुल नहीं पता कि ये क्या कंट्रीब्यूट करेगा। कोई स्ट्रैटेजी आपको नजर आती है इस सिलेक्शन के पीछे? क्योंकि ओपनर्स तो ठीक है, उसमें फखर परफॉर्म कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर भी हमारा कोई खास परफॉर्म नहीं कर रहा है, दूसरी टीमों को हम देखते हैं उनके टेल एंडर जो है इतना स्कोर कर देखिए, मुझे फील हो रहा है कि पाकिस्तान को सऊद शकील को कहीं फिट करना पड़ेगा। ही इज देयर इन द 15, लेकिन उनको प्लेइंग 11 में होना चाहिए, कि वो थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा सरवाइव करना जानते हैं कि विकेट पे सरवाइव किस तरह करना है। बेशक 2 डाउन लेके आए, उनको सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खिलाएं पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में, ताकि उनको पता लगे कि ये मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रांग आपको हुआ है। उनके ना होने से कमरान गुलाम हार्ड वर्किंग है, टैलेंट की मैं बात इतनी नहीं करता हूँ, लेकिन वो हार्ड वर्किंग है। ओवर द ईयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा उन्होंने स्ट्रगल करके अच्छे बैट्समैन बने, खेला, लेकिन वो जो टैलेंट वाला एलिमेंट है वो इतना ज्यादा उनमें नहीं है। सच्ची बात है। अच्छा, लेकिन हम मेनली सारी गुफ्तगू के अंदर स्पिनर्स को तो हम डिस्कस करें, पेसर्स की कारकर्दगी से मुतमईन है आप? अर्ली ऑन विकेट्स तो कुछ उन्होंने ली हमारे पेसर्स ने, लेकिन उसके बाद फिर जब रन कंटेन करने का मामला आता है, हारिस भी फिर अनफिट हुए। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की। देखें, हमारे पेसर्स
ओवर द इयर्स इतने इंक्लाइंड है ना टुवर्ड्स T20 क्रिकेट कि वो समझते हैं 4 ओवर की गेम है। 4 ओवर अच्छे करते हैं, 4 ओवर अच्छे करते हैं, वो 4 ओवर की गेम है। अब जब 4 ओवर कर लेते हैं तो शायद वो अपनी वो जो एक जो उनका टेम्पो बना हुआ है 4 ओवर का, हाँ वो कहते हैं जब उसको 5वां 6ठा 7वां ओवर करना पड़ता है तो फिर मार पड़ती है। ठीक। और कल शाहीन ने शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन फिर आप 10 ये भी देखा आपने 10 ओवर 88 रन। जी ऐसी है। अब इतने ज्यादा प्राइम बॉलर है हमारा, दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, स्ट्राइक बॉलर उतने ज्यादा रन्स दे देगा तो फिर और जो है आपके जो बैकअप बॉलर हैं खासकर फास्ट बॉलर वो उनको क्या होगा, वो तो प्रॉब्लम में आएंगे ना, वो भी अंडर प्रेशर आएंगे। तो ये टेंडेंसी हमें खत्म करनी चाहिए कि भाई उनको कहना चाहिए भाई आप टेस्ट के बॉलर हो, आप वनडे के बॉलर हो, आप 4 ओवर के बॉलर नहीं हो जो T20 में आप जाके लीग्स खेलते हो, आप पाकिस्तान के लिए खेलते हो और आप समझते हो 4 ओवर हैं तो बस बड़े अच्छे हो गए। 4 ओवर नहीं, आपको एक्सट्रीमली फिट होना पड़ेगा। ग्लेन फिलिप्स की कल मैं बात सुन रहा था, ग्लेन फिलिप्स जिन्होंने सेंचुरी बनाई है, उनका इंटरव्यू में सुन रहा था PCB पॉडकास्ट पे, तो उन्होंने कहा कि ये जो फिटनेस है ना वो मैं समझता हूँ अपना, उन्होंने कहा कि फिटनेस मेरा की एलिमेंट है। और ये नहीं है कि क्रिकेट में आपको एक्सट्रीम फिटनेस नहीं चाहिए होती है, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम फिटनेस कर लें तो उसका फायदा बहुत है। तो ये साउथ अफ्रीका के साथ अब जो मैच होने वाला है उसके अंदर आप क्या तज्जिया क्या करते हैं, प्रेडिक्ट क्या कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम? देखिए जी, आज अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो पाकिस्तान के पास अच्छा चांस है कि वो कल परसों साउथ अफ्रीका को हरा के फाइनल में पहुंचता है। और अगर आज साउथ अफ्रीका जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान एज फार एज ट्राई सीरीज क्योंकि रन उनके ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैं, इतने ज्यादा गैप होगा उसको प्लग इन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज न्यूजीलैंड जीत जाता है तो फिर चांस है पाकिस्तान। ठीक है शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने तशरीफ लाए और ये स्पाइस्ड तज्जिया आपने सुना। एक चीज सिर्फ जाते जाते से पहले एक ब्रेक लें, पाकिस्तान टीम को बताना है कि आप घर में खेल रहे हैं, दिस इज योर होम ग्राउंड, वैसा खेलें कि आप घर में खेल रहे हैं। जी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदीद आपको कहते हैं। अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले एक सवाल है मेरा आपके लिए, क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूं। आपको खाने में कौन सी दाल पसंद है? मुझे वो दाल पसंद है, मैं आयशा को बता रहा था, जो गल जाए। अक्सर लोगों की दाल नहीं गलती ना, कहते हैं जी मेरी तो दाल नहीं गल रही। कुकर क्यों नहीं इस्तेमाल करते आप? पंजाबी जो कहते हैं इत्थे तेरी दाल नहीं गलनी, वो वाली दाल मुझे पसंद है। अब ये दाल हम क्यों कर रहे हैं, वैसे एक और भी कहते हैं दाल जेडी निभे नाल। अच्छा ये लॉट्स ऑफ क्या कहना चाहिए फ्रेजेस ऐसे हैं। खैर आज दालों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और खुराक भी हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इसको एक एलिमेंट के तौर पे ये शामिल हैं। बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, आयरन की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, फाइबर की बात करें, तो दालों में बेपनाह पाया जाता है। और पाकिस्तान में एक वक्त में तो दालें बहुत ज़्यादा खुद उगती थी, अब अनफॉर्चुनेटली बहुत हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। इम्पोर्ट भी कर रहे हैं और हमें ये भी सुनने को मिलता है कि उनकी जो न्यूट्रिशंस है ना वो भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं, महंगी भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। लोग कहते थे चलो अगर गोश्त पकाने के पैसे नहीं तो दालें पका लें, दालें भी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। दालें तो महंगी हैं, गोश्त से महंगी हैं। बहरहाल दिल की सेहत के लिए बड़ी ज़रूरी है, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और आपके वजन को मुतवाजन रखने के लिए दालें जो है ना, कितने फ़ायदे हैं भाई दालों के। कौन है वो लोग जो दालें नहीं खाते? क्या ये मूर मसूर की दाल आप बताएं। आपको सारे जो है ना वो फिक्रे याद आते जा रहे हैं। बहरहाल जी आपने सोचा कि आज हम कुछ बात कर लेते हैं दालों के ऊपर, क्योंकि आज दालों का दिन भी बनाया जा रहा है और इसके ऊपर बात करने के लिए एक न्यूट्रिशनिस्ट से बेहतर और कौन हो सकता है। और न्यूट्रिशनिस्ट हमारे पास जो है नौशीन, जो हमारे पास आती हैं जब भी हम उनको बुलाते हैं। थैंक यू सो मच नौशीन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक, थैंक यू सो मच, अल्लाह का शुक्र। दालें कौन सी पसंद है आपको, ये बताएं, पसंद है या नहीं? नहीं, दालें मुझे बहुत पसंद है। ओके, एंड आई बिलीव दैट कि आई थिंक विद द टाइम ना, जब आप छोटे होते हैं तो आपको दालों का इतना टेस्ट डेवलप नहीं होता, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो दालों की तरफ। मुझे लगता है ये मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल इशू, मुझे लगता है कि वो हाँ, और वो जो पेरेंट्स की होती है ना प्रेफरेंस टेस्ट, वो बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाता है। तो वो आई थिंक वन ऑफ द रीजन। असल में द थिंग इज कि जब हम बच्चे थे ना तब दाल एक इकोनॉमिक फूड था, अक्सर घरों में बनता था। अब दाल एक लग्जरी है ना, तो वो उसका भी फर्क पड़ा है वक्त के साथ, लेकिन हमें पसंद आनी शुरू हो गई। ये आपको पता है दालों का दिन कब से बनना शुरू हुआ है? कब से? यूनाइटेड नेशन 2016 से ना, क्योंकि हमारे यहाँ दालों को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती, इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में भी नहीं दी जाती। जस्ट टू क्रिएट द अवेयरनेस कि दालें कितनी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डाइट है, तो उन्होंने इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया। एंड सिंस वी आर आल्सो सेलिब्रेटिंग, तो ये बेसिकली आपको पता है कि प्रोटीन्स की हमेशा हम बात सुन रहे होते हैं। तो हम प्रोटीन्स में गोश्त, मुर्गी, मटन, ये सारी चीजों की बात करते हैं।
प्लांट प्रोटीन्स की तो हम कभी बात ही नहीं करते और उसमें ये सारी दालें। अच्छा, सबसे पहले मेरा सवाल ये जो आयशा ने एक पॉइंट उठाया, ये बड़ा अलार्मिंग है कि अब न्यूट्रिशनल वैल्यू दालों की भी वो नहीं रही। बिल्कुल, यानी कि मैं अगर दाल खा रहा हूँ तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हम ये जो खादें इस्तेमाल करते हैं या पानी, क्या वाकई ऐसा है? इतना शक्की हमें, क्योंकि मुर्गियों की तो हम बुराइयां कर चुके, अंडों की भी कर चुके, दालों में भी वो नहीं है, तो फिर हम क्या, कैसे जिंदा रहेंगे, हम क्या करेंगे? देखो, अच्छा बात सारी है कि वो कितनी प्रोसेस हो रही है, किस प्रोसेस से गुजर रही है और किस तरह के एनवायरनमेंट में उसको ग्रो किया गया है। आपको पता है हमारे यहाँ पानी की भी कमी है, तो पानी भी वो वाला इस्तेमाल किया जाता है, तो समटाइम्स सीवरेज का होता है, वही उस पर उसकी कल्टीवेशन के लिए हो रहा होता है। बट स्टिल इमरान, दाल जो है वो ज़रूरी पार्ट है और उसकी वो न्यूट्रिएंट वैल्यू इफेक्ट होती जा रही है। अगर हम चाहें तो फिर हमें वहाँ से लेना पड़ेगा जहाँ से पानी है, खाद है, इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। लेकिन बाय एंड ऑफ द डे स्टिल प्रोवाइड्स यू द मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो आपको एज ए प्रोटीन चाहिए होते हैं। और हम जब भी प्रोटीन्स की बात करते हैं, हम हमेशा, क्योंकि मैं हमेशा अफादियत की बात कर रही होती हूँ, तो देखो प्लांट प्रोटीन जो है ना, ये जो दालें हैं, इसमें वो सारे अमीनो एसिड हैं जो आपके मसल बनाने के लिए जरूरी है। और जब हम मसल बनाने की बात करते हैं तो एक जो यंग कैटेगरी यानी कि बच्चे और जो हमारे अडल्ट यानी कि बुजुर्ग लोग जो हैं, ये दोनों वो लोग हैं जिनका मसल जो है वो अफेक्ट हो रहा है। अच्छा, जो प्रॉपर प्रोटीन की जब हम बात करते हैं, मीट की जब हम बात करते हैं, वो भी कहते हैं कि मसल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या हम सिर्फ मीट वाली प्रोटीन के ऊपर रहकर गुजारा कर सकते हैं, या ये दालें भी हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी हैं जितना मीट ज़रूरी है? एक बैलेंस डाइट हमारे लिए ज़रूरी है। अच्छा देखो, बहुत ज़्यादा जो प्रोटीन अगर आप करेंगे ना, तो उसमें रेड मीट आ जाता है, वो फिर हम रेकमेंड नहीं करते हैं। अगर आप बहुत मसल बिल्डिंग और इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हम दालें इसलिए देते हैं, जैसे आपने बात किया, आयरन है, जिंक है, फोलेट है, मैग्नीशियम है, B12 आपको मिल रहा है, वो सारी चीज़ें। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो दालें हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं दूसरे मीट से, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि उसमें ज़्यादा मिकदार में डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं? बिल्कुल होती हैं, लेकिन बैलेंस है। अब अगर हम एनिमल की बात करेंगे तो उधर से आपको आयरन ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ से आपको लेकिन बात सारी है कि अफोर्डेबिलिटी क्या है, आप क्या खा रहे हैं, किस तरीके से। अगर गोश्त नहीं अफोर्ड कर सकते तो दाल वो वाली जो इजीली अवेलेबल है आप ले सकते हैं। क्वालिटी ऑफ प्रोटीन का भी डिफरेंस है मीट और दाल में, यानी कि किस में बेहतर प्रोटीन है? क्वालिटी ऑफ प्रोटीन या इट्स सेम? नो, इट्स नॉट सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों गुड क्वालिटी है। अच्छा, आप ये नहीं कह सकते कि दालों की प्रोटीन जो है वो बैड क्वालिटी है। तो फिर हमें समाव मिकदार पे नजर रखनी। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि दाल इटसेल्फ एक अच्छी चीज है, क्या हम जिस तरीके से उसको बनाते हैं, जिस तरीके से हम उसको भूनते हैं, हमारे यहाँ ट्रेंड है, क्या वो फिर उसकी अच्छाई उतनी उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू रहती है? सवाल चोरी कर लिया मेरे। इसका देखो, इस पर डिपेंड करता है कि आप इसमें डाल क्या कह रहे हैं, ठीक है। जितना आप ऑयल का, घी का इस्तेमाल करेंगे या उतने मिर्च मसालों का इस्तेमाल करेंगे, तड़के जो लगते हैं वो अफेक्ट करेंगे। गट हेल्थ की बात की थी शुरू में ही आपने, ठीक है। आप गट हेल्थ के लिए दाल खा रहे हैं, फाइबर भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा है, प्रोटीन्स भी आपको दे रहा है, बट एट द सेम टाइम उसमें तड़का डाल रहे हैं देसी घी का और उस पे वो तैर रहे हैं, और तड़के के बगैर अच्छी भी तो नहीं लगती, लेकिन कंट्रोल भी तो करे ना वो। मैं तो बात कर रही हूँ कि दाल कहीं नीचे होती है और ऊपर इतनी लंबी लेयर, मोटी लेयर होती है, जिसकी वजह से तो वो अफेक्ट कर सकता है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से, तो नथिंग लाइक दैट, आप जरूर लें, तड़का भी लगाएं, कड़ी पत्ता भी डालें, जीरा भी डालें, यू कैन पुट एवरीथिंग। अगर हम इसको कैटेगराइज करें तमाम दालों को, तो कौन सी दाल है जो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रिच है, ज्यादा अच्छी है, कुछ कैटेगराइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम बात करना चाहते हैं कि अगर हम चाह रहे हैं कि ज्यादा ताकत रहे, चीजें रहे, मसल, तो उसमें बीन्स आ जाते हैं, जिसमें लोबिया है आपके पास जैसे हॉर्स पावर चिकपीस यानी कि चना जो है उसको आप खा सकते हैं, चने की दाल है, लेकिन चने की दाल समटाइम्स डाइजेस्टिव इश्यूज करती है, तो वो आप थोड़ा सा लिमिटेड करके सकते हैं। उसके बाद फिर आपके पास ये सारी कैटेगरीज आ जाती है, मूंग मसूर की दाल है, और क्या कहते हैं आपके पास मसर की दाल है, सारी चीजें। टॉप पे लोबिया है। लोबिया हैज अ वेरी, लाल लोबिया भी और सफेद लोबिया है, दोनों लोबियाज बड़े रिकमेंडेड है। तो आप जिसमें प्रोटीन या वेट मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें उसके लिए। क्या अच्छा, वेट कंट्रोल करने के लिए भी मैंने सुना है कि दालें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। 30 seconds. We got that. Yes, they are recommended. और आप वेट मैनेजमेंट की बात है, आप जरूर करें, आप उसके सूप्स बना लें। आप सिर्फ लेंटिल सूप बड़े एग्जैक्टली लेंटिल सूप है, आप उसमें डालें, थोड़ा लग्जरी में भी आ जाते हैं ना, लग्जरी में आ जाते हैं। मूंग मसूर की दाल इस्तेमाल कर लें, उससे अच्छा सूप बन जाता है। उसमें पालक डाल लें, उसमें हरा धनिया डालें, इट्स अ गुड पावर हाउस, और आप वेट मैनेजमेंट कसम से नेचुरली इतनी अच्छी चीजें हमारे मुल्क के अंदर है ना, आपको कदर आ जाएगी, आप बाहर जाएंगे, इतनी अच्छी चीजें उन्होंने पालक वगैरह का जिक्र किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कम टाइम के अंदर जितनी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन नौशीन दे सकती है वो देती है हमें, हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया उनसे ना जितने। दाल खाइए ताकि आप सेहतमंद रहें। एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कीजिए। स्टे विद अस।
जी, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद आपको कहेंगे। हम क्रिकेट की भी बात कर लेते हैं, फुटबॉल की कर लेते हैं, हॉकी की कर लेते हैं, स्क्वॉश की कर लेते हैं, लेकिन एक खेल ऐसा है जो है तो एडवेंचर से भरपूर और बहुत सारे लोग इसको पसंद भी करते हैं। और कराची की सना अमीर जो हैं वो ना सिर्फ इसको पसंद करती हैं बल्कि इस खेल के फ़रोग के लिए पेश है। कौन सा खेल है? पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग की हम बात करें, सना अमीर पैराग्लाइडिंग करती हैं, पेशे के लिहाज से लॉयर है, लेकिन इस एडवेंचर के लिए न सिर्फ उन्होंने तरबियत ली है बल्कि ये खेल अब उनका एक पैशन, जुनून बन चुका है। इस्लामाबाद, चकवाल, पाकिस्तान के मुतअद्दिद शहरों में पैराग्लाइडिंग करती नजर आती हैं। इस वक्त हमें कराची से ज्वाइन कर रही हैं, उनसे हम मजीद गुफ्तगू करते हैं और शौक के बारे में पूछते हैं कि उनको ये शौक कैसे हुआ। सबसे पहले तो इट्स अ टिपिकल क्वेश्चन सना, लेकिन ऑब्वियसली पूछना बनता है, ये शौक कैसे हुआ आपको, कैसे स्टार्ट हुआ ये? You will be very surprised कि this is something I never imagined I would do. ये बहुत एक इत्तेफाक था कि मैं एक दिन अपने फ़ोन पे बैठे स्क्रॉलिंग कर रही थी और मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा कि जी एक कराची ग्लाइडिंग क्लब है जो ट्रेनिंग करा रहा है, एंड आई वाज लाइक लेट्स साइन अप फॉर इट। कुछ नहीं पता था क्या होता है, ना कभी देखा था, ना कभी सुना था, ना कुछ टेक्निकली कुछ पता था इसके बारे में। वो बस वो एक डिसीजन के अंदर, एक मोमेंट के अंदर एक डिसीजन लिया कि लेट्स डू इट, एंड फिर मैंने अपनी इनिशियल ट्रेनिंग स्टार्ट की उस क्लब के साथ और रेस्ट इज हिस्ट्री। आई नेवर स्टॉप देम। सना, जिस तरह से आप बता रही हैं ना कि आपने अचानक से फैसला लिया, तो इससे फील होता है कि आप स्पॉन्टेनियस भी हैं कहीं ना कहीं। तो ये जो मुख्तलिफ शहरों में जाकर पैराग्लाइडिंग करने का फैसला था, ये भी स्पॉन्टेनियस डिसीजन ही था या फिर ये सोच समझ के लिया आपने? एक्चुअली जब मेरी इनिशियल ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तब जब थोड़ी लर्निंग बढ़ी उससे हमें पता चला कि कराची के अंदर जो फ्लाइंग साइट्स हैं वो एसएच है नहीं, क्योंकि कराची में माउंटेन्स नहीं हैं। तो इसलिए हमें अगर आपको एक्चुअली एडवांस लेवल फ्लाइंग करनी है तो आपको कराची से बाहर निकलना पड़ता है। तो देयर आर नॉट मैनी ऑप्शंस कराची में रहने के, तो आपके पास ऑप्शन यही बचता है कि आप दूसरे शहर जाएं, आप दूसरे इलाकों में जाएं, वहाँ उनको एक्सप्लोर करें और वहाँ पे जो है वहाँ की साइट्स पे आप जाके फ्लाई करें। कराची में हमारे पास सिर्फ एक ही साइट है जो भी कराची से थोड़ी बाहर जाके आवर एंड हाफ की ड्राइव पे जाके जो है जहाँ पे हम जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ्लाइंग एडवांस फ्लाइंग साइट है। तो इनिशियली जब मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की उस वक्त वहाँ से फ्लाइंग करना पॉसिबल नहीं था, तो फिर हम दूसरे शहरों में गए, दूसरी फ्लाइंग साइट्स हमने। So since you're doing it professionally, how much time it takes to become a professional paraglider? वक्त कितना लगता है? It depends on how much time you invest in. For basic training, I think you can be trained for in a week. अगर आप पूरा वीक अपना मेहनत करें, लगाएं, टाइम दें उसको, तो आपको उसकी बेसिक जो लर्निंग है वो आपको समझ आ जाएगी और थ्योरी उसकी और उसके बेसिक्स। लेकिन बाकी जो एडवांस लेवल है वो आपको पर फ्लाइट के जब आपका टाइम बढ़ता जाता है तो आपका जो लेवल है वो आपका इंक्रीज होता जाता है। आप जब अपने लॉग बुक के अंदर उसको एंट्री करते जाते हैं तो वो कितनी जगहों पे आपने फ्लाई किया है, कितनी देर के लिए आपने फ्लाई किया है, वो सारा फिर टाइम के साथ और एक्सपीरियंस के साथ जो है फिर वो ऐड ऑन होता जाता है। हम क्या समझे, ये महंगा शौक है या सस्ता शौक है, और इसके जो आलात हैं क्या वो मिल जाते हैं मुल्क से या फिर बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं? हाँ जी, ये है। तो अनफॉर्चुनेटली हम जो एक्चुअली इक्विपमेंट मंगाते हैं पाकिस्तान में वो मैन्युफैक्चर नहीं होता, लेकिन मिल जाता है। कुछ यहाँ पे ऑथोराइज्ड डीलर्स हैं उन विंग्स के जिनसे आप ले सकते हैं। कुछ क्लब्स ऑपरेट कर रहे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ इक्विपमेंट होता है जो आपको वो सेल कर देते हैं। और अगर आपको ना भी मिले अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जो आपका इक्विपमेंट होता है वो बिल्कुल आपके जो वेट के हिसाब से होता है। सो मेरे इक्विपमेंट पे मे बी आप फ्लाई ना कर सके, वो मेरे वेट रेंज का जो बंदा होगा वही फ्लाई कर सकता है, राइट? ठीक है। तो फिर अगर आपको ना भी मिले अनफॉर्चुनेटली तो फिर आप यही करते हैं कि आप किसी और कंट्री से फिर आपको वो मंगाना पड़ेगा। हम थोड़ा सा टिपिकल सवालात सेट किए। अगर पूछूं आपकी अब तक की फेवरेट फ्लाइट कौन सी थी जो आपने ली, एंड व्हाट वर यू फीलिंग एक्चुअली जब आप इतना ऊंचा फ्लाई कर रहे होते हैं, क्या महसूस होता है? ये आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछा है। आई कैन नेवर पिन पॉइंट अ सिंगल फ्लाइट जो मेरी फेवरेट हो, क्योंकि आज तक मैंने ऐसी कोई फ्लाइट नहीं की जिसके बारे में मैं बोलूँ कि ये मेरी फेवरेट नहीं थी। अच्छा। तो व्हेन यू आर अप देयर इन द एयर, आप इट्स द वेरी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, एटलीस्ट फॉर मी। आप सिर्फ आप होते हैं और आपका खुदा होता है,
और आपको सिर्फ जो आवाज़ आ रही होती है वो भी विंड की आ रही होती है। यू आर अलोन, आपके दिमाग में और कुछ नहीं आता। यू आर एट द मर्सी ऑफ गॉड एंड यू आर एट द मर्सी ऑफ नेचर। तो ये बहुत एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, बहुत रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस है। मैं इनकरेज करती हूँ और भी बहुत सारे लोगों को कि ये आप प्लीज़ एक्सपीरियंस करें। सना, सबसे ज़्यादा पसंद क्या है आपको पैराग्लाइडिंग के अंदर? और जैसा कि आपने जिक्र किया कि यू आर एट द मर्सी ऑफ गॉड, एट द मर्सी ऑफ नेचर, तो कभी डर नहीं लगा? शुरू में थोड़ा ज़्यादा डर लगता था, विद टाइम आपका डर थोड़ा कम हो जाता है एज यू लर्न कि आपका जो इक्विपमेंट है वो डिज़ाइन ही ऐसे है कि वो आपको फ्लाई कराएगा। फिर अगर आप थोड़ी सेफ्टी मेजरमेंट्स ले लें, आप अपनी स्टडी करके जाएं, वेदर की स्टडी करके जाएं, टेरेन की स्टडी करके जाएं, तो आपका जो विद टाइम आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो जाता है। तो सेफ्टी के हवाले से अगर आपने स्टडी किया हुआ है तो डर विद टाइम आपका कम हो जाता है। तो सना, आप सिखाती भी हैं पैराग्लाइडिंग? नहीं, मैं पैराग्लाइडिंग नहीं सिखाती, आई एम नॉट एन इंस्ट्रक्टर, लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी सारे क्लब्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं और जो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, और अगर कोई सीखना चाहे तो उनके पास जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के हर सूबे में कोई ना कोई ऐसा क्लब है जो ऑपरेट कर रहा है, और नो मैटर व्हाट पार्ट ऑफ पाकिस्तान यू आर इन, आप उन क्लब्स के पास जा सकते हैं। आपके नज़दीक लाजमी कोई ना कोई क्लब होगा, बेशक आप कराची में, आप इस्लामाबाद में, आप लाहौर में, आप गिलगित बल्तिस्तान में, आप कश्मीर में, कोई ना कोई क्लब वहाँ पे आपको ऑपरेट करता मिलेगा जिनके पास आप जा सकते हो। सर, इन द एंड फाइनली जाते जाते, क्योंकि सिंस यू आर अ लॉयर बाय प्रोफेशन, तो आप बीइंग लॉयर, आपको कोई ऐसा होता है कि कोई किसी मुकदमे का कोई आर्ग्यूमेंट समझ ना आ रहा हो, फ्लाई करते हुए कोई लॉ की चीज़ जहन में आ गई हो और आपने उसको इम्प्लीमेंट किया हो बाद में अपने केस में, आपको पैराग्लाइडिंग हेल्प करती है अपने प्रोफेशन के अंदर भी? समा नहीं, जब हम फ्लाई करते हैं हमारे दिमाग दुनिया से कट जाते हैं हम फिर हमारे दिमाग में ऐसा कोई मसला, कोई घर का, कोई प्रोफेशन का, किसी किस्म का कोई मसला दिमाग में नहीं आता। ये हमारे लिए एक सोर्स ऑफ रिलैक्सेशन भी है, डी स्ट्रेस का सोर्स भी है। तो अभी तक ना मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ कि मैं फ्लाई कर रही हूँ, मैंने ऐसी किसी चीज़ के बारे में सुना हो, सोचा हो, या मैंने कभी सुना किसी और पायलट से कि उन्होंने जो है फ्लाई करते हुए ऐसे किसी काम के मुतालिक या किसी और सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा हमें लगा। और खास तौर पे जो प्रोफेशनली लोग कुछ और कर रहे हैं और विद दैट किसी ज़बरदस्त किस्म के पैशन को लेकर चल रहे होते हैं, उनसे हमेशा बात करना अच्छा लगता है। आपका भी हमें इस बारे में ये सब कुछ करना और आपके बारे में जानना अच्छा लगा। सो बहुत से लोगों को चाहिए कि वो भी साथ साथ ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करें जो प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ। और अक्सर आपको पता है हम हॉबीज़ की भी बात करते हैं, दिस इज़ अ ग्रेट हॉबी, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत महंगी है लेकिन मज़े की है, थोड़ी महंगी है, बट अगेन अगर आपको कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करना है, एडवेंचर करना है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। और अगेन जैसे सना ने बताया कि हर शहर के अंदर कोई ना कोई ऐसे क्लब्स बने होते हैं जहां पर जाकर आप इसको सीख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बहरहाल जी, आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़कर हमने एक इस तरह के टॉपिक की बात करनी है जो हमसे रिलेटेड भी है, जिसमें हम कभी-कभी बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लोगों से रिलेटेड भी है। वो तनख्वाहदार लोगों के ऊपर टैक्स देने वाला टॉपिक है। बहुत बड़ा एक तबका है जो कि टैक्स देता है, ऑब्वियसली वी आर अ पार्ट ऑफ इट। एक ह्यूज अमाउंट होती है हम सबकी सैलरीज में से जो टैक्स के अंदर जाती है। 2023-24 के दौरान जो तनख्वाहदार अफराद हैं, इनसे 368 अरब रुपए बतौर टैक्स, जी 368 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस टैक्स लिया गया। सैलरीड क्लास ने पे किया और सैलरीड क्लास ने 2022-23 के मुकाबले में 103 अरब 74 करोड़ रुपए ज्यादा टैक्स दिया, यानी कि हमें धकेल दिया गया 103 अरब के एक्स्ट्रा टैक्स के बोझ के नीचे, जो हमें देना पड़ता है। मेरा सवाल अब ये है कि क्या नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हैं जो टैक्स दे रहे हैं, या फिर हमारा जो टैक्स की क्वांटिटी है वो ज्यादा है, अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो ज्यादा है? ये हम कोशिश करेंगे कि ये जरा हम अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करें। और इस साल में इनसे टैक्स वसूली में 39.3% का इजाफा हुआ। दूसरी तरफ वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि एक मरतबा फिर से ये नवीद सुनाने जा रहा हूँ कि हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। तहाँ महकमा इदारा शुमारियात जो है ना वो कुछ और कह रहा है। जनवरी में उन्होंने कुछ नंबर्स हमारे साथ शेयर किए हैं। वो कहते हैं कि मुल्क भर में सेहत की हर किस्म की सहूलत जो है वो मजीद महंगी हो गई है। एक माह में मेडिकल टेस्ट की फीसों में 5.36% इजाफा हुआ, जबकि सालाना इजाफा 15.16% रिकॉर्ड। तो हम किसकी माने? इदारा शुमारियात भी तो हुकूमत का है। जनवरी में जो क्लिनिक्स हैं मजीद 4.28, डेंटल सर्विसेज भी महंगी हो गई हैं, सब कुछ
महंगा हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद हैं और अक्सर हमारा नोहा सैलरीड क्लास का ये मिल के पढ़ते हैं, तो आज भी डॉक्टर साहब को हमने मदऊ किया, आपने कहा ज़रा बात करें। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, जब हम ये खबर दे रहे हैं तो जो खुद सैलरी लेने वाला है उसको मालूम है कि वो किस हद तक पिस रहा है इस टैक्सों के बोझ के नीचे। तो ये जो 103 बिलियन 103 बिलियन रुपीज़ ज़्यादा हैं पिछले फिस्कल ईयर के मुकाबले में, और उसके साथ साथ मजमूई तौर पर 368 बिलियन रुपीज़ सिर्फ सैलरीड क्लास दे रही है आउट ऑफ दैट 1200-1300 का एम्बिशियस हदफ जो हमने रखा हुआ है। आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं एक गुजारिश ये करूं कि पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं हुई, कुल्ली तौर पर ये बात दुरुस्त है। महंगाई के बढ़ने की रफ्तार जो है वो कम हो गई है। पाकिस्तान में 2023 में जो महंगाई हुई थी वो 29% थी ओवर द लास्ट ईयर। उसके ऊपर फिर 23% अगले साल में 2024 में महंगाई हुई। अब जो पहले 7 माह जो हमारे पास डेटा आ गया है वो ये कहते हैं कि ओवर द लास्ट ईयर इस वक्त जनवरी तक जो महंगाई के बढ़ने की शरह है वो ये 29 और 23 से नीचे आके 6.1% पर आ गई है। सो जब भी आप बाजार जाएंगे चीज पिछले साल से महंगी है पर 6% महंगी है ऑन द एवरेज। ईयर था उसमें 23% थी ऑन द एवरेज। मेरा सवाल यहाँ पर ये था कि जब आकर कोई भी वजीर खजाना या कोई भी एक्सपर्ट आकर गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को ये कहते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात करते हैं कि महंगाई हम नीचे ले आए, तो लोगों की अंडरस्टैंडिंग तो फिर यही होती है ना कि शायद महंगाई नीचे आ गई है। लेकिन जब इसको टेक्निकल टर्म में जाकर हम देखते हैं, आप जैसे लोगों से समझते हैं, तो हमें समझ आता है कि ये तो इस तरह से नहीं है, हालांकि कहना वो कुछ और चाह रहे होते हैं। एग्जैक्टली आप सही फरमा रही हैं। सो ये डेटा कहाँ से आता है? पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत से जो हमारी 17 शायद इस वक्त सिटीज हैं जहाँ से ये डेटा कलेक्ट करता है और उस डेटे को फिर पुट टुगेदर करता है, जिसमें फूड भी होता है, ऑयल एंड गैस भी होता है, एनर्जी भी होता है, ये सब का डेटा कलेक्ट होता है और फिर पिछले माह पे डिटरमिन होता है। सो महंगाई हो रही है, उसके बढ़ने की शरह में एक खातिर खा कमी आ गई है और उसका जो अक्स है वो यूं है कि अगर इमरान की सैलरी इस साल हम टीवी जो है वो 12% बढ़ा देता है तो इसका मतलब ये है कि अगर महंगाई जो है 8-10% हुई है ऑन दी एवरेज पूरे साल में, तो इमरान की जो एक्चुअली कुव्वते खरीद है वो बढ़ गई है। पर पिछले साल अगर 12% बढ़ी थी इमरान साहब की सैलरी और महंगाई 23% हुई थी तो उनकी कुव्वते खरीद टूट गई थी। ये है एक्चुअल स्टोरी। सो इसको बिल्कुल समझ लें कि दिस इज हाउ। सो हम क्यों कहते हैं कि महंगाई की ऑन दी एवरेज डेवलपिंग वर्ल्ड में 5-7-8% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि होती हैं, और जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो तो 2 से 4% हर साल महंगाई को मेंटेन करता है, क्योंकि वहां पे सैलरी इस तरह नहीं बढ़ रही होती और पैदावारी सलाहियत बेहतर है उनकी। ठीक है डॉक्टर साहब, एक तो ये कि जब हुकूमत ने बेसिक वेज रेट बढ़ा दिया तो क्या उससे असर नहीं पड़ा परचेजिंग पावर के बेहतर होने पे? ये पहला हिस्सा मेरे सवाल का। और दूसरा, फिर हम जब जैसे फ्यूल की प्राइसेस, जैसे सपोज क्योंकि फ्यूल हम सब की ज़रूरत है, आपकी मेरी हम सब की, उसकी प्राइसेस को हम कंपेयर करते हैं, वो या तो स्टेगनेंट रही हैं या बहुत कम बढ़ी हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी क्या फिर अपने क्लेम में हुकूमत दुरुस्त है कि जी एक तरफ हमने आपका बेसिक वेज रेट बेहतर किया, दूसरी जानिब हमने चूंकि चीज़ को महंगा नहीं होने दिया, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम आपके बजट में आपको हेल्प कर पाए, तो हम गवर्नमेंट को यहाँ पे थोड़ा सा एज दे सकते हैं क्या? यार देखिए, इमरान जो एनर्जी प्राइस पास थ्रूज हैं वो पिछले 1-2 साल में बहुत हैवी हुए हैं। 8 गुना गैस की कीमत बढ़ी थी, बिजली की कीमत भी काफ़ी बढ़ानी पड़ी थी पाकिस्तान को, और जो इम्पोर्टेड तेल है वो तो हमारे हाथ में ही नहीं है, उसमें सिर्फ 60 रुपए हमारे हाथ में है जो PDL लगा हुआ है और थोड़ा सा उस पर टैक्सेशन है इंपोर्ट स्टेज पे। बाकी तो जो इंटरनेशनल मार्केट डिटरमिन करती है। पाकिस्तान की महंगाई में कम होने की एक बहुत बड़ी वजह आपको ये मालूम होनी चाहिए कि अगर तेल 70, 72, 73 डॉलर अब बैरल ना होता और कहीं $90 होता तो ये महंगाई बहुत ज्यादा होती इस वक्त। सो इंटरनेशनल तेल की कीमत में कम होने की वजह का जो प्राइस पास थ्रू है उसका भी इफेक्ट है। सो महंगाई का बड़ा रेला जो है वो निकल गया है, एनर्जी प्राइस पास थ्रूज हो गए हैं।
अब दुनिया में महंगाई कम हो रही है, बढ़ने की शरह उनकी, सो पाकिस्तान में भी वो देखा जा रहा है। लेट्स होप कि इस साल 8 से 10% से ऊपर महंगाई के बढ़ने की शरह ना हो और जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर सैलरीज हैं वो इसके साथ साथ बढ़ें, इंडेक्स्ड हो टू इन्फ्लेशन, तो आपकी जो कुव्वत खरीद इस साल की है वो ना टूटे, ताकि आप उतना ही दूध, उतनी ही तालीम, उतनी ही पेट्रोल अफोर्ड कर सकें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये रेला जो है ये गुजर गया आप कह रहे हैं, लेकिन ये रेला ऐसा लगता है कि जो सैलरी क्लास है उसके ऊपर अभी भी है, क्योंकि वो तीसरे नंबर पर आ चुके हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। होते आ रहे हैं अभी तक। अब अगेन मेरा सवाल जो है, जो इंट्रो में भी हम बात कर रहे थे, क्या ये नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हो चुके हैं टैक्स देने में, या फिर जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं टैक्स की वो ज्यादा है जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन सैलरी क्लास से ज्यादा हुई है? सो ये दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है कि सैलरीड और मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों को जब आप साथ मिलाएंगे तो दे आर द हेवीएस्ट टैक्स्ड इन पाकिस्तान, एंड इट इज नॉट फेयर। I mean, with no justification, it is not fair. Retail and wholesale, agriculture, income tax, and property. These are the under-taxed areas of Pakistan. 8 अरब रुपया पूरे पाकिस्तान का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स अगर लास्ट ईयर कलेक्ट होगा, और मतलब इट इज माइंड बैफलिंग कि 20% पूरी इकोनॉमी का एग्रीकल्चर है, पूरा मुल्क 13,000 अरब दे रहा हो और आप उनको कह रहे हो कि आप 8, 10, 15 अरब रुपया दें। सो इट इज नॉट फेयर। सो ये हो ये रहा है कि टैक्स गैप्स इन 3 एरियाज में बहुत बड़े हैं। मतलब जो कलेक्शन होनी चाहिए, एक तखमीना है कि 800 अरब रुपया कलेक्ट हो सकता है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से। सो अगर आप इतना ज्यादा वहां से कलेक्ट कर सकते हैं तो फिर आपको कम करना पड़ेगा टैक्स जो आप दोनों की सैलरीज पे है या मैन्युफैक्चरिंग पे है। देखिए, प्रोफेशनल्स को पाकिस्तान में रखना चाहते हैं और नहीं चाहते कि वो ऐसी डेस्टिनेशंस में जाएं जहां पे कोई टैक्स ही नहीं है मिडिल ईस्ट की, तो आपको इस रविश को तब्दील करना पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूं बार बार, जी प्लीज आप जुमला मुकम्मल करें। IMF से निगोशिएट करते हैं ना, तो यार अपना मॉडल बनाएं और उनको समझाएं। वो 11 इकोनॉमिस्ट है ना, तो आप भी 2-4 समझदार इकोनॉमिस्ट अपनी साइड पे बिठा के उनको समझाएं कि फॉर गॉड सेक पाकिस्तान में प्रोफेशनल्स, आप एक डेटा प्रेजेंट कर देना कि जो पिछले साल में मुल्क से बाहर लोग गए हैं उसमें प्रोफेशनल्स कितने हैं, और उनको कन्विंस करें कि ये मुल्क छोड़ के ही इसलिए अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो हमारे मुल्क का असासा हैं, जिन्होंने इस मुल्क की पैदावारी सलाहियत को ठीक करना है, वो इसलिए जा रहे हैं कि आप उनसे 40% टैक्स। आप तो डॉक्टर साहब इंटरनल मामलात से मुताल्लिक रहते हैं, आप तो IMF के लोग जिनसे आप खुद भी निगोशिएशंस करते रहे अपने टाइम के ऊपर जब आप की चेयर पे थे, तो आपके ख्याल में ये बात नहीं रखी गई उनके सामने कि बड़ा ब्रेन ड्रेन हो रहा है और हमारे लोग जा रहे हैं, आप प्लीज इसको जरा कम करें? ये बात हुई नहीं है सिरे से? Imran, IMF is a matter of good negotiation. It's a good matter of preparation. It's a good matter of competence from the recipient side. ये एडवाइस पाकिस्तान साइड को नहीं है, ये श्रीलंका को भी है। जो जो ममालिक इस वक्त IMF से इंगेज्ड हैं, जितनी प्रेपरेशन करेंगे, वरना अगर मैन्युफैक्चरिंग पर सुपर टैक्स लगाते चले जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग जो कि डिक्लाइनिंग, मतलब एक चार्ट अगर मैं IMF के सामने रखूं कि आज से 10-15 साल पहले 18% थी मैन्युफैक्चरिंग GDP का, आज 13-14 पे आ गई है, तो वो मुझे ये कहेंगे कि इस पे टैक्स बढ़ा दो, पर वो मुझे ये जरूर कहेंगे कि जो 36 लाख ताजिर है उसको रजिस्टर करो। वो मुझे ये जरूर कहेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का निफाज करो। वो मुझे ये जरूर कहेंगे कि जो कैपिटल गेन्स टैक्स है रिटेल पे उसको ठीक करो। ये चीजें ठीक करें ना, और उनको कहें कि हम ये करेंगे काम। टैक्स गैप्स जो यहाँ पे हैं उनको रिमूव करें, जो टैक्स सब्सिडीज हैं उनको रिमूव। ये तो एक टैक्स सब्सिडी है ना कि मैं एग्रीकल्चर इनकम से टैक्स नहीं लेना चाहता था पर इमरान से टैक्स लेना चाहता हूँ, सो ये तो उनको मैंने सब्सिडी दी हुई है। सो यू नो यू हैव टू थिंक पाकिस्तान को जहां ले आए हैं। ये जो आपने बात की है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इट्स अ मैटर ऑफ निगोशिएशन, लेकिन लगता है ऐसा है कि IMF ने मजीद चेक एंड बैलेंस जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर कर दिया। IMF की टीम अब अगली किस्त देने से पहले जो एक पैकेज हमें मिल रहा है वहाँ से, उससे पहले आ रही है और आकर वो मुख्तलिफ शोबों में जाकर लोगों से मिलेगी और डेफिनेटली चेक एंड बैलेंस के लिए ही वो टीम आ रही है। तो यू थिंक कि मजीद निगोशिएशंस जो हैं वो बेहतर की जा सकती हैं, या फिर ये तो बढ़ता जा रहा है हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस IMF का और उनकी शराइत भी बढ़ती जा रही है? सो जो इस वक्त टीम आ रही है और यहाँ आ गई है पाकिस्तान,
वो पाकिस्तान का जिसे कहेंगे गवर्नेंस एंड करप्शन का एक रिव्यू करेगी और इस पे एक रिपोर्ट मुरतब करेगी। अब ये नाजरीन के लिए बड़ी सादा सी बात रखूं, सितंबर में पाकिस्तान ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया था IMF को, उसका नाम MEFP होता है, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज। उसमें लिखा था हमने कि ये एक बेंचमार्क हम एग्री कर रहे हैं कि एक टीम आएगी, ये काम करेगी और जुलाई में हम रिपोर्ट देंगे। सो ये तो आपने खुद एग्री किया था। अगर आप मुझसे पूछें तो शायद इस वक्त इसको निगोशिएट किया जा सकता था कि मे बी एट अ लेटर स्टेज ये काम किया जाए। पाकिस्तान देखिए, टाइमिंग ऑफ बेंचमार्क्स आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस वक्त क्या काम करना है, प्रायोरिटाइज कैसे करना है। अभी हम इतने और प्रोग्राम्स में हैं, GSP प्लस के अंडर EU देख रहा है, FCDO के प्रोग्राम चल रहे हैं, मल्टीलैटरल्स के प्रोग्राम FPR में। तो क्या जरूरत है नए रिव्यू की? इन लास्ट मिनट एक तो कंक्लूड कर दीजिएगा, आपने एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स तो लगाया है, जिस रेशो से लगाया है, आर यू बीइंग एन इकोनॉमिस्ट सेटिस्फाइड है उस रेशो से कि ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, एट एनी सर्टेन पॉइंट से नियर फ्यूचर आपको लगता है कि सैलरीड क्लास को कुछ रिलीफ मिल सकेगा, कुछ टैक्सेस कम होंगे हमारे ऊपर ये एग्रीकल्चर पे लगने के बाद? सर मैं तो बड़ी सादा सी गुफ्तगू करता हूं कि इनकम्स मस्ट बी टैक्स्ड विद हॉरिजॉन्टल इक्विटी। इसका मतलब ये है, मैं नॉन सैलरीड हूं, आप सैलरीड हैं, मेरा दोस्त एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में है, मैम सैलरीड है, इन सब पे जो मुतवाजन टैक्सेशन है वो होनी चाहिए। मसलन हमने टैक्सेशन की है और इसी तरफ जाना है कि इनको सबको लाना है। पंजाब ने ये काम नहीं किया, उन्होंने इजरा नहीं किया कि क्या क्या टैक्स रेट्स होंगे, वो भी उनको क्लैरिफाई करने पड़ेंगे। बट ये काम किया कब इमरान? मुझे जो दुख है ना उसमें ये है, मतलब IMF ने जब एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क अक्टूबर का आपके MEF लिखा या आपसे लिखवाया तो आपने जाके ये काम किया। हियर्स माय डिसएग्रीमेंट विद पाकिस्तान, विद 250 मिलियन पाकिस्तानीज कि यार ये काम तो हमें करने हैं ना। मतलब व्हाई डू वी डू देम व्हेन समवन आस्क्स अस टू डू देम? हम 77 साल में एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स करने से दूर रह सकते हैं, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये नहीं है, सॉरी मैं ये आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट करूंगा, मैं बहुत एग्रीकल्चरिस्ट से मिलता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कहीं अगर डायरेक्ट सब्सिडी देनी है, पैदावारी सलाहियत बेहतर करने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, बेहतर यील्ड के लिए सीड इंप्रूव देना है, बेहतर मैकेनाइजेशन की तालीम देनी है, कि ये सारे कामों पे पैसे नहीं खर्च करने, R&D पे पैसे नहीं खर्च करने। पर अगर कोई वहां पे 6 लाख रुपए से ज्यादा कमाई कर रहा है, जो मैं और इमरान और मैडम कर रहे हैं, और उस पर टैक्स दे रहे हैं, तो आपने उस पर टैक्स देना है। ये है मुतवाजन वे गोइंग। और इस साल में तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान की सैलरी पे टैक्स कम होगा। 2025 के बाद जो 26 का बजट डिस्कस होगा उसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर हम IMF को कन्विंस कर पाएं तो वी कैन मूव दैट वे। हम पेवस्ता हैं शजर से, डॉक्टर साहब उम्मीदें बाहर हैं। अच्छा वैसे जितनी बार डॉक्टर साहब ने ना आपकी सैलरी का जिक्र किया और बढ़ाने का जिक्र किया ना, मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं, आई होप 12% बढ़ जाए आपकी सैलरी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे और मिल्कियत के ऊपर बात कर रहे थे। अब हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे विद अस। जी ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब आपकी हमने मुलाकात करवानी है पंजाब के ज़िला विहाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले एक कारोबारी शख्सियत से, जिनका नाम है अरसलान अहमद राव। उन्होंने अपनी बेटी की पहली सालगिरह पर 100 मुस्तहिक बच्चियों की तालीम का बंदोबस्त करने का ऐलान किया, ताकि ना सिर्फ अपनी बेटी बल्कि पूरे मुआशरे की बेटियों के मुस्तकबिल को रोशन बनाया। अरे बहुत ही अच्छा। कल मैंने एक इंडियन बहुत फेमस बिजनेसमैन है, आई वोंट मेंशन द नेम, कल उनके बेटे की शादी थी 2 दिन पहले, और उन्होंने 30,000 करोड़ रुपीस पाकिस्तानी, 10,000 करोड़ इंडियन वो उन्होंने डोनेट किए मुख्तलिफ तंजीमों को। और कोई बड़ी उन्होंने वेडिंग की, कोई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज को नहीं बुलाया। बात ये कि हर किसी की अपनी कैपेसिटी है ना। अरसलान साहब की कैपेसिटी के मुताबिक उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, वो जो बिजनेस मैन थे उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। तो इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। असलान साहब बहरहाल ये कहते हैं कि बेटा हो या बेटी, दोनों खुदा की रहमत है, अल्लाह के फजल से ओबियसली औलाद आपकी पैदा होती है, सेहतमंद होनी चाहिए। माशरे में जो बेटी की पैदाइश है वो एक सोच पाई जाती थी पहले, अब तो काफ़ी हद तक वो ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने कहा जिस टैबू को तोड़ना है। अरसलान साहब की बात यह है तो छोटी सी लेकिन बहुत ही अच्छी हमें लगी, बहुत बड़ा मैसेज देती है, अच्छा लगा हमें। तो हमने कहा अरसलान साहब से ज़रा हम गुफ्तगू करते हैं, उन्हें अपना मेहमान बनाते हैं, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अरसलान के साथ मौजूद है। अरसलान साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ज़रा थोड़ा सा हमें बताइए कैसे ख्याल आया बेटी की पहली सालगिरह पर? क्या ये पहली बेटी है आपकी, और 100 बच्चियों को तालीम दिलवाने के लिए क्या सोचा, कैसे सोचा आपने?
जी, सबसे पहले तो हम न्यूज़ और हम न्यूज़ की जो ये प्रोग्राम है, सुबह से आगे मैं इनकी पूरी टीम का मशकूर हूँ। देखें जी, मेरी ये फर्स्ट बेटी है और मेरी बेटी की पैदाइश पर मैंने इतनी खुशी सेलिब्रेट की, इतनी खुशी हुई मुझे कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। तो जैसे ही मेरी बेटी की ये फर्स्ट सालगिरह थी तो मैंने ये अहद किया कि जो 100 बच्चियाँ हैं इनकी तालीम का जो बंदोबस्त है वो मैं करूँगा। वो इसलिए मैंने किया क्योंकि हमारे इलाके के अंदर अक्सर जो है ना, अगर एक जगह पे 5 स्कूल मेल्स के लिए हैं तो वहाँ पर बच्चियों के स्कूल सिर्फ 1 होगा, यानी कि बच्चियों की तालीम के लिए वहाँ पर स्कूल की जो सहूलियात है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से देहाती इलाकों की जो हमारी बेटियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, वो तालीम से महरूम हैं। तो मैं इतना कर सकता था। अब तक तकरीबन मैंने 34 के करीब जो बच्चियाँ हैं इनके एडमिशन्स भी करवा चुका हूँ और इंशाल्लाह जो मेरा अहद है इसको मैं बहुत जल्द पूरा करूँगा। अरसलान साहब, ये बहुत बड़ा नंबर है, 100 बच्चियों को अपने सर पे पढ़ाना आजकल की महंगी तालीम के दौर में। तो इसके लिए मैकेनिज्म क्या बनाया आपने? कोई चैरिटी फाउंडेशन है आपकी, लोग आपको हेल्प करेंगे, अपने सर पे करेंगे, ये पूरा आगे से सिलसिला चलेगा कैसे, क्या मैकेनिज्म है? देखें जी, इसमें मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनमें सरफहरिस्त जो है वो हमारे बिहाड़ी की एक बिजनेस हाउसिंग कॉलोनी के ओनर हैं, राना कलीमुल्लाह साहब हैं, रहील गुज्जर साहब हैं, इसी तरह सैयद कामरान अनवर साहब हैं, चोरी इजाज़बीन हैं, और इसके साथ साथ रफाकत जवेद वो हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही नेक काम करने जा रहे हैं। तो ये बताइए कि वहाँ पर फिर स्कूल बनाने के लिए भी कोई प्लान किया जा रहा है आपकी जानिब से कि कोई स्कूल भी होना चाहिए बच्चियों के लिए, ताकि बच्चियों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े अगर उस इलाके में स्कूल मौजूद नहीं है तो? देखें ये मेरी कोशिश है। स्कूल तो वहाँ पे तकरीबन हर इलाके के अंदर एक स्कूल है, उसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो है ट्रांसपोर्ट के हवाले से कि ट्रांसपोर्ट के लिए हमें उन बच्चियों के लिए जो भी करना पड़ेगा इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि इलाकों से दूर हैं फीमेल्स के जो स्कूल हैं। हाँ, जो मेरा एक ज़ाती इंशाल्लाह जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि जैसे झुग्गी नशीन बच्चे हैं इनके लिए कोई नज़दीकी तौर पर एक छोटा सा स्कूल बनाया जाए, ठीक है। उसमें जैसे ही मैंने अपने दोस्तों का जिक्र किया, अब वो दोस्त मेरे साथ मिलके हम इंशाल्लाह बहुत जल्द एक स्कूल बनाएंगे जिस स्कूल के अंदर खासकर झुग्गी नशीन बच्चे या बच्चियां वो अपनी तालीम हासिल कर सकेंगी। तो अरसलान भाई, बहुत सारे लोग तो जब पहली बेटी पैदा होती है तो बड़े मायूस हो जाते हैं कि यार बेटा होता, अब भी होते हैं, शहरों के अंदर भी होते हैं, तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? आपने तो इस खुशी को इतना सेलिब्रेट किया, ये तो सुन्नत नबवी भी है बेटी को सेलिब्रेट करना, उनकी मौजूदगी को सेलिब्रेट करना, तो आप इस बारे में कुछ कहिए ना। मैं कहता हूं जी, मैं जब मेरे यहाँ हॉस्पिटल में बेटी की पैदाइश हुई तो मैं इतना खुश था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की जो इंतज़ामिया थी वो भी हैरान रह गई थी। और मेरी ख्वाहिश थी, बहुत सारी जगहों पे मैंने मन्नतें कबूली हुई थी कि अल्लाह पाक जो मुझे पहली बेटी दे, ठीक है, मेरे घर में रहमत हो। और आप यकीन जानिएगा कि जब से मेरे घर में बेटी की पैदाइश हुई है तो मेरा बिजनेस भी डबल हो गया है और अल्लाह पाक का मुझ पर ख़ास करम है, ठीक है। मेरी रोज़ी और मेरे रिज़्क में और मेरी इज्जत में उस दिन से कई गुना ज़्यादा इजाफा हो गया है। और मैं ये कहता हूँ कि जो देखने वाले लोग हैं कि बेटियों की पैदाइश पे वैसे ही हमें खुशी मनानी चाहिए जैसे हम अपने बेटों की पैदाइश पे खुशी मनाते हैं। बेटियां घर के लिए रहमत हैं। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। और आप लोगों के लिए मिसाल हैं जो अच्छा नहीं समझते ना, या बेटी के होने पर खुशी नहीं मनाते हैं। बहुत शुक्रिया अरसलान, बड़ा नेक काम कर रहे हैं, अल्लाह मियां आपको कामयाब भी करे और आपके दोस्तों को भी ज़रूर दे। एंड बहुत अच्छी एग्जाम्पल भी है तमाम लोगों। अच्छा, अरसलान की ज़िंदगी में तो एक वाक़या हुआ ना कि अल्लाह ने बेटी दी, खुश हुए तो ये किया। अदरवाइज़ जो साहिब इस्तात और साहिब हैसियत लोग हैं, अगर वो तालीम को अपना मतमय नज़र बना लें और तालीम को ख़ास तौर पर बच्चियों की तालीम को अपना फोकस कर लें तो हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इस माशरे को तब्दील होने में। तो ये बहुत ही अच्छा इक़दाम उस लिहाज से भी है, इनको सराहा जाना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम खुशी की बात कर रहे हैं, स्किल की बात कर रहे हैं जो बच्चियों को सिखाई जानी है। तो पाकिस्तान में वैसे स्किल्स बहुत है, टैलेंटेड लोग बहुत हैं। जो चनियोट है यहाँ पे जो कारीगर है ना वो बड़े मशहूर हैं। और वो किस हवाले से मशहूर है? वो मशहूर है कि लकड़ी और तामीरी काम जो है ना वो बहुत ही अच्छे करते हैं और उसके साथ साथ नक्शो निगार बनाने की तारीख जो है ना उनकी वो 4 सदियों 4 सदियां हो चुकी हैं। चनियोट बड़ा मशहूर है। बिल्कुल, चनियोट की बात करें तो वहाँ पर दरख्त की कटाई से नक्शो निगार वाले फर्नीचर की तैयारी के मराहिल कौन कौन से होते हैं और ये 4 सदी की कहानी क्या है, फैसल जब्बार ने रिपोर्ट तैयार किया है, जरा वो देखते हैं।
चिन्योट का फर्नीचर खालिश शीशम की लकड़ी से तैयार किया जाता है। लकड़ी को बड़ी मेहनत और जतन के बाद खूबसूरत और पायदार फर्नीचर की शक्ल दी जाती है। कागज पर डिजाइन बनाना और हाथों से लकड़ी पर नक्शो निगार के मरहले को मुकामी जुबान में मन्नौत कहते हैं। नक्शो निगार के बाद लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ा जाता है। इसके बाद फर्नीचर को पॉलिश के मरहले से गुजारा जाता है। चिन्योट एक कदीमी शहर है और यहाँ फर्नीचर का काम काफ़ी अर्सा दराज से हो रहा है। पाकिस्तान बनने से पहले से यहाँ से फर्नीचर का काम हो रहा है। चिन्योट में शीशम की लकड़ी का टॉप क्वालिटी का काम होता है। चिन्योट में 95% जो काम है वो हैंडमेड ही है। मुख्तलिफ डिजाइन के फर्नीचर खरीदारों की कशिश के लिए शोरूम में सजा दिए जाते हैं। ऐसे दीदा ज़ेब फर्नीचर की मांग मुल्क भर में है। ग्राहक दूर दराज इलाकों से फर्नीचर खरीदने चिन्योट पहुँचते हैं। शीशम का काम है, जो मशीनों का काम है वो 2 नंबर काम है, जो हाथ का काम है वो 1 नंबर है। क्योंकि सफाई हाथ में आ जाती है तो मशीन के काम की सफाई नहीं आती। चिन्योटी फर्नीचर अपनी पायदारी और हाथों से नक्शो निगार की वजह से पहचाना जाता है। चिन्योट के कारीगर कई बरसों से अपनी हुनरमंदी दिखा रहे हैं। यही वजह है कि चिन्योटी फर्नीचर पूरी दुनिया में चिन्योट की खास पहचान रखता है। फैसल जब्बार, हम न्यूज, चिन्योट। फैसल भाई ने बाकी बातें पूरी बताई, ये नहीं बताई महंगा कितना है। चिन्योटी फर्नीचर इज वेरी गुड बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो उस पे भी थोड़ा ड्यूरेबल भी तो होता है ना। हाँ, ड्यूरेबल तो होता है भाई और कमाल होता है। जारी बात है हाथ का काम महंगा होता है बिकॉज उस पर एफर्ट बड़ी लगती है, लेकिन एट द सेम टाइम इस फैक्टर को भी थोड़ा सा अगर चिन्योट वाले मद्देनजर रखें ना, हम जैसे लोग अफोर्ड कर ले इस फर्नीचर को, बहुत ही ज़बरदस्त है। खैर, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है। आप जो पीने का पानी पी रहे हैं ना, पीने का पानी बॉटल्स के अंदर, उसमें बड़े मसाइल सामने आ रहे हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक, खासतौर पर जो बॉटल वाटर है। क्या मसाइल है, हमने एक ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक से वापस आएंगे मसाइल को भी डिस्कस करेंगे और फिर कुछ आपके राइट्स को भी डिस्कस करेंगे कि सोल्यूशन क्या है। ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कुछ बात की थी कि आपके पीने का पानी जो है, बॉटल वाटर जो है, उसके बारे में एक नई रिसर्च आप कह लीजिए या फिर एक नए तरीके से उसको टेस्ट किया गया है कि कौन कौन सा पानी ठीक है और कौन कौन सा पानी ठीक नहीं है। पूरे पाकिस्तान से 20 सैंपल जो हैं मुख्तलिफ इलाकों से लिए गए हैं और 176 सैंपल्स जो हैं वो लिए गए हैं 20 मुख्तलिफ इलाकों से, और वहाँ पर 28 के करीब ऐसी मिनरल वाटर हैं जो पाए गए हैं जो ठीक नहीं है, गैर मयारी नहीं है, सिर्फ मुज़र सेहत भी है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो मुज़र सेहत होगा आपके लिए। बिल्कुल, ये रिपोर्ट है पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज की और तकरीबन 176 ब्रांड्स के नमूने लिए गए। कोई और अराउंड 28 ऐसे ब्रांड्स थे जिनका पानी आप खरीद के पी रहे हैं लेकिन वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। हमने कहा एक तो उसकी थोड़ी सी शक्ल पे बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या था उस पानी के अंदर, फिर ऐसी कंपनी से बचा कैसे जाए, और फिर आपके पास अगर ऐसी कोई सूरत हाल सामने आती है, बीइंग कंज्यूमर आपका क्या राइट है, आप कहाँ जाके क्लेम कर सकते हैं, कैसे चलेगा आपको, शिकायत कैसे कर सकते हैं, इस सब के ऊपर हमने कहा एक सेशन कर लेते हैं। शकील बादशाह में ज्वाइन करें, PCRW के वाटर क्वालिटी स्पेशलिस्ट हैं, उनसे हमने राय लेते हैं। शकील, थैंक यू वेरी मच, आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच, थैंक सो ग्लैड टू हैव यू। हमने बहुत सारी मालूमात तो शकील भाई से ऑफ एयर ले ली अपनी जो पसंद की थी, लेकिन आप तक भी पहुंचाते हैं। सबसे पहले तो इस रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में हमें बताएं कि किन पॉइंट्स के ऊपर जायजा लिया जाता है पानी का और सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, और इस पानी जो ये रिपोर्ट सामने आई है, क्या पाया गया इस पानी के अंदर ऐसा मुज़र सेहत? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया क्योंकि आप लोगों ने स्पेशली इस अहम मौजू पे बात करने का मौका दिया। PCRWR, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज, इनको पार्लियामेंट ने ये मैंडेट दिया हुआ है कि जितनी भी बॉटल वाटर इंडस्ट्रीज़ है उसकी मॉनिटरिंग हम क्वार्टरली करें। उसके लिए हमारा ये मैकेनिज़्म है कि पूरे पाकिस्तान में हमारी वाटर क्वालिटी लेबॉर्ट्रीज़ का नेटवर्क है और हम कोशिश करते हैं कि मतलब एक तो वो फैक्ट्रीज़ को डायरेक्ट जाके टच कर लें, अगर वहाँ से कोई मसला आता है तो हम मार्केट से वो बोतल ख़रीद के उसको इस्लामाबाद शिफ्ट करते हैं और उसको जो हमारी नेशनल वाटर क्वालिटी लेबॉर्ट्री है जो कि 17025 एग्रीडेटेड लैब है, ठीक है, उसमें हम उसको सारे पैरामीटर में उसको चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि मतलब कौन कौन से पैरामीटर्स जो है वो जो बॉटल वाटर के स्टैंडर्ड्स बने हुए जो कि PSQCA एक इदारा है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि उन्होंने मुख्तस किए हुए कि कितने पैरामीटर्स उन ब्रांड्स में उससे उस लेवल से क्रॉस कर रहे हैं। तो फिर हम वो रिपोर्ट क्वार्टरली मतलब मीडिया पे भी देते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी देते हैं और वही रिपोर्ट्स PSQCA को भी चला जाता है। तो उसके ऊपर फिर PSQCA जो है ना वो इस मर्तबा आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं? ये जो 28 ब्रांड्स की बॉटल्स हैं इनके बारे में क्या क्या इसमें मुज़र सेहत सामने आया है? कोई भी हम वाटर का सैंपल लेते हैं, भले वो बॉटल वाटर हो, भले वो किसी कंज्यूमर साइड से हो, उसमें हम 3 तरह की चीज़ें देखते हैं। एक तो फिजिकली देखते हैं, लाइक ये जो पानी हमारे सामने पड़ा हुआ है, फिजिकली मीन कि मतलब नेकेड आई से उसमें कलर, ऑर्डर, टेस्ट,
ये 3 तो फिजिकल हो गई। फिर केमिकल बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसमें नाइट्रेट है, सल्फेट है, क्लोराइड है, सोडियम है, बाइकार्बोनेट्स हैं, हार्डनेस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, हैवी मेटल्स हैं। तो ये सारे केमिकल्स हो गए। और उसके बाद फिर माइक्रोबायोलॉजी। तो डिफरेंट एरियाज़ या डिफरेंट बॉटल वाटर में डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। कहीं पे नाइट्रेट ज़्यादा है, कहीं पे सोडियम ज़्यादा है, लेकिन मोस्टली जो है ना वो माइक्रोबायोलॉजी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लाइक अगर केमिकल प्रॉब्लम किसी पानी में आता है तो वो टॉक्सिक कहलाता है। ठीक है। लाइक वो आपको काफ़ी अरसे बाद आपको डिस्टर्ब करता है। लेकिन अगर माइक्रोबायोलॉजी प्रॉब्लम्स आता है तो वो एक्यूट होता है। अच्छा। एक्यूट इन अ सेंस कि वो एब्रप्टली बंदे को बीमार करता है, डिसेंट्री और ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आपने देखे। यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि ये जो मसाइल इन क्वालिटीज़ ऑफ वाटर के अंदर आए हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ को लेकर, इसकी बुनियादी वजह क्या उस पानी का इंतखाब है उन कंपनियों का जहाँ से वो पानी ले रही हैं, उस पानी में ही प्रॉब्लम है, या उनके प्रोसीजर्स में मसला है जिसके ज़रिए वो पानी को बॉटल्स में बंद करें और मिनरल वाटर बना रहे हैं? मेनली तो प्रोसीजर का ही मसला हो सकता है, क्योंकि जितने भी लोग मतलब मिनरल वाटर कंपनीज हैं वो मोस्टली ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रही हैं, और इसको एक ख़ास मैकेनिज़्म है जो कि PSQC है उनको बताता है कि आपने इस पानी को इस तरह से ट्रीट करना है और इस तरह से इसकी फिलिंग करनी है, और फिर कुछ टेक्निकल लोगों को अपने साथ रखना है कि वो उसकी क्वालिटी को देखें। लेकिन मोस्टली जो है ना प्रॉब्लम मैकेनिज़्म का आता है। सम टाइम तो हम वो SOPs जो बॉटल वाटर की फिलिंग के लिए और उसकी ट्रीटमेंट के लिए चाहिए होता है, तो सम टाइम हम वो प्रॉपरली अप्लाई नहीं करते। बाद औक़ात ये भी होता है कि जो पानी आप एक्सट्रैक्ट करते हैं कि उसमें लाइक नाइट्रेट बहुत ज़्यादा है या आर्सेनिक बहुत ज़्यादा है, तो वो उसको अगर प्रॉपरली ट्रीट करें तो वो उस मसले को अच्छा, तो कंज्यूमर जो है वो क्या कर सकते हैं अपने तौर पर इस सिचुएशन से बचने के लिए? लाइक पानी साफ पानी तो जरूरत है ना उसके। कई जगहों पे ना अच्छे ब्रांड्स के जो बड़े ब्रांड्स हैं उनकी बोतलें नहीं होती, हमें लोकल ब्रांड्स खरीदने पड़ते हैं, जैसे हाईवे के GT रोड के ऊपर। हाउ टू चूज, क्या करें ऐसा जिससे मुझे पता लग जाए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वाटर अदर देन द लेबोरेटरी टेस्ट? जी, सबसे पहले तो ये है कि हम हर क्वार्टर पे एक रिपोर्ट हम जनरेट करते हैं। तो अगर उस वक्त तक अगर वो बैन नहीं होता तो कम से कम हर बंदे को तो PCRWR की रिपोर्ट जो है जो क्वार्टरली आती है डॉन में, बाकी सारी न्यूज़ में या मतलब जंग में, हर उसमें अखबार में हम उसको दे देते हैं। मतलब भले वो तो नेशनल जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उसमें हम उसको देते हैं। तो लोगों को देखना चाहिए कि कौन कौन से ब्रांड्स PCRWR ने अनसेफ डिक्लेयर किए हुए। दूसरा ये कि अगर आप घर पे स्पेसिफिकली एक ख़ास वो आता है ब्रांड आता है तो उसको आप मतलब PCRWR में लाके उसको अपने तौर से भी चेक कर सकते हैं और उस कंपनी से भी पूछ सकते हैं कि आपके पास PCRWR की कोई रिपोर्ट है रिसेंटली, आप लोगों ने अपने मतलब हर महीने आप उसको चेक करते हैं या नहीं चेक करते? ये फ्री है या इसकी कोई कॉस्ट है? नो, फॉर पब्लिक लाइक इट्स लाइक 3000 रुपीज़ जो है PCRWR लेता है। लेकिन जो मिनरल वाटर को हम खुद से मॉनिटर करते हैं तो वो तो हम फ्री करते हैं। नहीं, लेकिन इसको आप फ्री क्यों करें ना? लेकिन वो ये अगर मैं कंज्यूमर हूँ, पहले मुझे पानी गलत मिला है, मैं आपके पास आता हूँ, आप एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी हैं, आप मुझसे पैसे लेंगे तो मैं फिर क्यों जाऊँगा? बेसिकली नहीं, ये उस बंदे की जिम्मेदारी है कि आप उनसे कहें कि आप अपने पानी को PCRWR से टेस्ट करें और मुझे रिपोर्ट दिखाएं। अच्छा, वैसे कि आप कंज्यूमर इट हैज एक्चुअली हैपेंड विद मी इन कराची। मैं एक बहुत अच्छे ब्रांड का पानी मिनरल वाटर इस्तेमाल कर रहा था, मुझे उसके टेस्ट पे शक हुआ, मैंने उन्हीं की हेल्पलाइन पे कॉल किया और उनकी टीम ने मुझसे सैंपल कलेक्ट किया, ले गए और 6-7 दिन बाद बताया कि ये पानी ठीक नहीं था, क्या आपने इसमें पानी मिक्स किया? मैंने कहा जी नहीं। अब यहाँ तक तो मुकदमा मैंने खुद देखा, उसके बाद मैं क्या करूँ? वंस आई गेट टू नो कि पानी ठीक नहीं था, उसी कंपनी ने मुझे बता दिया या आपके टेस्ट ने बता दिया, फिर मेरा राइट क्या है बीइंग कंज्यूमर? क्या कर सकता हूँ मैं? कंज्यूमर एक तो ये है कि आप सिंपली जो है ना उसको उस ब्रांड को आप स्किप कर दें, मतलब आप उस तरफ। लेकिन आप कंज्यूमर कोर्ट तक जा सकते हैं। आप उस बिल्कुल आप जा सकते हैं, आप PSQC को रिपोर्ट कर सकते हैं जो बेसिकली उनको लाइसेंस जारी करता है। वो एक अथॉरिटी है, उनको आप ये कह सकते हैं कि ये पानी है और मैंने इसको PCRWR से या किसी भी लैब से मैंने उसको चेक किया था और उसमें इस तरह they can suspend their license? या उनके पास अथॉरिटी है वो। अच्छा, अब मेरा सवाल यह है, हम जब ब्रेक में बात कर रहे थे कि लॉज मौजूद हैं ऑलरेडी, अब ये जो सामने आए हैं कि 28 ब्रांड्स जो हैं उनका पानी ठीक नहीं है, तो इनके खिलाफ अब क्या हो सकता है? क्या इनका लाइसेंस कैंसिल होगा या और भी कार्रवाई हो सकती है? हमारा बेसिकली जो PCRWR है, हम एक रिसर्च इदारा है,
लेकिन ये जो मैंडेट है ये हमें पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया हुआ है, तो हम सिर्फ ये करते हैं कि उस रिपोर्ट को PSQCA से जाके शेयर करते हैं। ठीक है। PSQCA फिर ये करती है कि वो उन ब्रांड्स के ऊपर एक्शन लेती है और उनको चले हम चाहेंगे हम PSQCA के किसी नुमाइंदे से भी ऑफ एंड ऑन अगले किसी सेशन में बात करें ताकि सोल्यूशन तक जाएं कि क्या होना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमारे सामने रखी। शकील बादशाह हमारे साथ मौजूद थे जो कि हमें बता रहे थे पानी एहतियात से खरीदें, और जाहिर बात है आपकी सेहत के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ पानी, हर चीज़ में आपने एहतियात करनी है। एट द एंड जो मैसेज जो है ना वो सिर्फ यही है कि हर चीज़ में एहतियात करें। वक्त प्रोग्राम का हो चुका है ख़त्म, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।